हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 की यूनिट 1 के बारे में। और ये हमारी एक वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब इस एक ही वीडियो में आपको ये यूनिट कंप्लीट कर दी जाएगी। अब देखो, ये हो जाएगी थोड़ी बहुत लेंदी, तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारे टॉपिक है ना, इनकी टाइमिंग आपको मिल जाएगी। चैप्टर बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो 2-3 बार में मतलब इसको पार्ट वाइज देख सकते हो। अब देखो, आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, चाहे आप 2 पार्ट में देखो। तो इनके बीच में हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे नोट्स कैसे मिलेंगे, पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारे डाउट्स आपके साथ में साथ क्लियर होते जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरे देखने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें यूनिट 1 के बारे में, तो देखो, इसकी जो हमारी यूनिट 1 है फार्मास्यूटिक्स 1 की, वो हमारी काफ़ी लेंदी है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और इसी वजह से ये हमारी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी हमारे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब ये जो हम सॉल्व करा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो ऑलरेडी कवर है। आप जब यूट्यूब पर देखोगे, जो भी आप सब्जेक्ट कवर जैसे डाल दो फार्मास्यूटिक्स 1 बाई केयरवेल फार्मा, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वो लेक्चर वाइज सारा कुछ हमारा कवर है, आप चाहो उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारी वेबसाइट carevelpharma.in पर देखने को मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ जो हम सॉल्व करा रहे हैं, ये आपको करा रहे हैं हम क्रैश कोर्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जब एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे जैसे ये क्वेश्चंस है, तो ये समझ नहीं आता बच्चों को कि अब सर ये इसको हम सॉल्व कैसे करें, कितना लिखना है, कितना क्या इंक्लूड करना है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी ये सीरीज है क्रैश कोर्स वाली, इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, सारा कुछ। और इसकी जो नई वाली पीडीएफ है, वो आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा ऐप पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट से ऐप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं होगा। उसके अंदर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उसमें आप इनरोल कर सकते हो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में जो हमने लेक्चर वीडियो आपको बताए थे, जो उनकी पीडीएफ बताई थी, वो भी हमने वहां पे डाल रखी है, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। और क्रैश कोर्स जो नई वाली पीडीएफ है, वो तो आपको साथ के साथ मिलती ही रहेंगी। तो आपके सारे सॉल्यूशन हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करें अगर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, देन हम उनको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद बेल लेवल डायग्राम एंड आल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो देखो, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत लोग पढ़ देते हैं, ये पढ़ लेते हैं ये, लेकिन हैंडलिंग वाले का पार्ट को छोड़ देते हैं। तो एग्जाम में ये भी आता है, तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पे अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन सेकंड हमारा आता है पोजोलॉजी के ऊपर। तो पोजोलॉजी क्या होती है और उसमें वेरियस फैक्टर आते हैं। अब इसके अंदर 2 नंबर में भी हमारे काफी क्वेश्चन आता है, जैसे यंग मॉडुलस होता है, फॉर्मूला, इन सबको भी हमने 2 मार्क्स वाली वीडियो में आपको कवर कराएंगे, एग्जाम टाइप तक मिल जाएगी। बाकी ऑलरेडी भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिर एक शॉर्ट नोट हमारा आता है फार्मेसी एज अ कैरियर पर, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हमारे क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि फार्मेसी का प्रोफेशन इंडिया में कैसे डेवलप कर रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन। इसके बाद हमारा डोजेस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसको पूरा क्लासीफाई करना है, उनके बारे में लिखना है। देन हमारे यहाँ पे वेरियस फार्माकोपिया के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट में ही हमारा आता है। इसमें 2 मेजर हैं, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसके बाद यहाँ पे हम पहले क्वेश्चनों को अपने स्टार्ट करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी फार्मेसी क्या होती है और फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। तो देखो, जो हमारा वर्ड है ना फार्मेसी, वो हमारा एक फार्माकॉन, एक ग्रीक वर्ड है, उससे होकर आया है। और जो फार्माकॉन है उसका मतलब होता है ड्रग्स या फिर मेडिसिन। अब देखो, आपको एक बात पता है कि आप लोगों ने फार्मेसी ली है, थोड़ा बहुत आपने रिसर्च स्टडी की होगी, आपको ये पता चला होगा कि भाई यहाँ पर हमको दवाई बनानी है। सिंपली जैसे मेडिकल स्टोर खोलते हो तो दवाई बेचनी है, यानी कि सिंपली आपको यहाँ 2 बात है तो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो आपकी मेडिसिन या दवाई है वो आपको बनानी है और वो बेचनी है। तो एक्चुअल में फार्मेसी का मेन जो होता है वो यही होता है कि दिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, यानी कि जो भी हमारी दवाई या मेडिसिन होती है, उसको पहले नंबर पे आप प्रिपेयर करते हो, दूसरे नंबर पे उसको डिस्पेंस करते हो। तो बेचना सेलिंग वर्ड मेन नहीं आप बोल सकते, आपका क्या होता है डिस्पेंस करना, यानी कि पेशेंट को आप लोग उसको दे रहे हो, तो वो आप लोगों का मेन काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन हो जाती है कि इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग, यानी कि फार्मेसी हमारी एक साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप दवाइयों को प्रिपेयर कर रहे हो और उसको पेशेंट को दे रहे हो। और एक्चुअल में एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो बहुत ही अच्छा है भाई, और काफी बेनिफिशियल भी है लोगों के लिए। ठीक है, आजकल इमर्जिंग फेस में भी आ रहा है कि भाई इसके अच्छे खासे स्कोप है और बढ़ता जा रहा है हमारा। तो ये हमारी होगी बेसिकली फार्मेसी, यानी कि ड्रग्स के बारे में जो स्टडी कर रहे हो वो। और ड्रग्स हमारे आगे चल के मेडिसिन बनते हैं, इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। अब हम बात करें कि फार्मास्यूटिक्स एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो, फार्मास्यूटिक्स सिंपली हम बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो स्टडी अबाउट ड्रग्स, या आप यहाँ पे बोल सकते हो डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, तो देखो, जब भी हम कोई भी ड्रग्स वगैरह खोजते हैं, यानी कि हमने सर्च किया, रिसर्च वगैरह करते हैं, हमारा एक ड्रग्स बन गया। अब जब आप लोग मतलब खाते होगे, जब आपको कोई दवाई चाहिए, टैबलेट मेडिसिन चाहिए, तो क्या डायरेक्टली आपको ऐसे पाउडर फॉर्म में दिया जाता है?
नहीं ना, आपको या तो एक टैबलेट दी जाएगी या कोई कैप्सूल आपको दिया जाएगा या फिर आपको कोई सिरप वगैरह मिलेगा या फिर इंजेक्शन वगैरह आपको मिलता है। यानी कि ओवरऑल क्या देखा जा रहा है कि आपको एक वो कंप्लीट फॉर्म माने कि बने बनाए प्रोडक्ट मिलता है। तो डोजेस फॉर्म एक्चुअल में हमारा क्या होता है कि एक हमारा ये कंप्लीट प्रोडक्ट होता है जो हमारा ऑलरेडी बन चुका है और डायरेक्टली मार्केट में जाने के लिए तैयार है। जैसे हमारी टैबलेट है, तो टैबलेट एक हमारी डोजेस फॉर्म होती है और कौन सी होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, क्योंकि वो टैबलेट हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है यानी कि ठोस होती है। तो टैबलेट एक हमारी डोजेस फॉर्म है जो हमारी तैयार है। अब टैबलेट में कोई भी आपको फर्दर काम नहीं करना। कोई बंदा बीमार है, डायरेक्टली आप उसको एक डोलो, पैरासीटामोल, कालफुल कोई भी आप उसको दे दोगे और वो बंदा उसको खा के ठीक होगा हमारा। तो मेन जो हमारी फार्मास्यूटिक्स है वो यही है कि यहाँ पर आपको डोजेस फॉर्म के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। आगे फार्मेसी एक बहुत ही मतलब फार्मास्यूटिक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, आगे जाके यही हमारा इंडस्ट्रियल वगैरह में जाएगा, यही आगे बन जाता है। तो कैसे आप इन सबको बनाते हो, कैसे इसके बारे में स्टडी करते हो, ये सारी बातें हमारी इसी फार्मास्यूटिक्स के अंदर आ जाती है। अब मैंने आपको फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स दोनों के बारे में बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने क्या समझी कमेंट करके बताओ भाई, आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या होता है, अब इसकी कमेंट करके आप लिखो। बाकी जो हमारा फार्मेसी होते हैं उसका एक सिंबल भी होता है जिसको हम बॉल ऑफ हाइजिया बोलते हैं, कई बार 2 नंबर में आ जाता है। अब जो हमारे ये नोट्स है आपको हमारी वेबसाइट जो ऐप है केयरवेल फार्मा, वहाँ पे मिल ही जाएंगे क्रैश कोर्स के अंदर। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है सिंबल ऑफ फार्मेसी और इसमें जो हमारा स्नेक होता है वो रिप्रेजेंट करता है एस्क्यूलेपियस का। इसका मतलब होता है दवा, जो हमारी मेडिसिन है ना उसका जो देवता होता है गॉड वो। और जो हमारा बाउल है, ये पूरा आपको बाउल दिख रहा होगा, ये हमारा होता है हाइजिया यानी कि जो उसकी डॉटर होंगे या जो हेल्पर है जो मदद करते थे। तो इस तरह हमारा ये बनता है। ये कंप्लीट आपको जो हमारी वीडियोज़ हैं नॉर्मल वाली उनमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये हमने सिलेबस वाइज ना लेके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज लिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सारा कुछ कवर कर दिया जाएगा। अब सिंपली अगर हम बात करें कि प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ गए ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। तो देखो आप लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास तो भाई जरूर गए होगे, भाई जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर के पास क्या होता है कि जब डॉक्टर यहाँ बैठता है इस तरह एक पर्चे ले, डॉक्टर के पास पर्चा होता है, ऐसे बैठता है। अब आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या नाम है आपका, सबसे पहले आपका नाम पूछेगा। तो नाम जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि आकाश है, भाई आपकी एज क्या है, यहाँ पे आपकी एज लिख देगा, और सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, ये आपका लिख देगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा देन आपसे पूछता है भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत परेशानी है, ऐसी राइटिंग लिखता है वो, इसलिए मैंने ऐसी लिखी क्या दिक्कत परेशानी है। और जब लिखेगा तो इस तरह आपका RX डालेगा। हम लोग सोचते हैं भाई ये एक डॉक्टर का साइन है तो ये भी डालते हैं, क्या होता है इसका मतलब आगे समझ आएगा, डाल देगा। उसके बाद आपसे पूछता जाएगा क्या दिक्कत है, और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम सुनता जाएगा यहाँ पे दवाई लिखते जाएंगे। जैसे टैबलेट लिखना है 0.1 MB, ये ऐसे निशान लगा दिए दिन में 2 बार, ऐसे लगा दिया दिन में 3 बार, चम्मच लग देते हैं उसके ऊपर। फिर देखा यहाँ पे सिरप एक ऐसे सिरप लगा दिया, फिर कोई कैप्सूल है ऐसे लिख दिया, आगे ये दवाई के नाम, दवाई के नाम, इस तरह करते करते पूरा सारा लिख के और एंड में यहाँ डॉक्टर का नाम वगैरह भी होता है और यहाँ पे अपने पूरे के पूरे साइन मार के और छुट्टी कर देता है। तो इस तरह एक पर्चा पूरा तैयार करता है। आप ये पर्चा लेते हो, देन आप ये पर्चा लेके कहाँ जाते हो, एक मेडिकल स्टोर वाले के पास, या उसको केमिस्ट बोल सकते हैं, फिजिशियन बोल सकते हैं। उसके बाद आप ये पर्चा लेके जाते हो और वो इसको देखेगा और देखने के बाद इसको पढ़ के और आपको दवाई जो देनी होगी वो दे देता है। पहले इस पे जोक क्या बनाता कि भाई मैं यहाँ पे डॉक्टर की राइटिंग सिर्फ मतलब वो मेडिकल स्टोर वाला क्या समझता है, क्योंकि इस पे लिखा होता है भाई मैंने तो ठग लिया अब तू भी ठग ले। तो एक जोक है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसके अंदर पूरा पेशेंट के बारे में, डॉक्टर के बारे में, फिजिशियन के बारे में, क्या कैसे होना है, कौन सी दवाई कितनी, ये सारी की सारी बातें लिखी होती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअल में हमारा एक वो पर्चा होता है जो डॉक्टर लिखता है, किसके लिए, पेशेंट के लिए लिखता है। और ये पर्चा कहाँ जाता है, हमारे केमिस्ट के पास जाता है और वो इसी को पढ़कर आपको जो दवाई होगी वो देता है। और ये बहुत ही वैलिड होता है, ये हमारा एक मेडिकल की तरह भी काम करता है। बाकी जो नॉर्मल ऐसे ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं उनके पास तो एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ होता है, उसी पर वो लिख के दवाई वगैरह दे देते हैं, तो चलता है। लेकिन आपको एक समझ आ गया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअल में क्या होता है। यानी कि सिंपली एक ये वो हमारा पेपर या कागज़ होगा जो डॉक्टर लिखता है पेशेंट के लिए, और वो फार्मासिस्ट के पास जाता है और वो उसी में से दवाई पेशेंट को देता है, जिससे पेशेंट उसको खा के ठीक होता है। तो ये हमारा था प्रिस्क्रिप्शन। अगर इसको थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो आप प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन, जो हमारा डॉक्टर लिख रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर। आजकल क्या हो रहा है कि कंप्यूटराइज्ड भी मतलब मिलते हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल वगैरह होंगे उनमें कंप्यूटर पे ये सारा कुछ लिखा मिल जाता है। तो रिटन और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होता है फ्रॉम अ लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो एक मतलब लाइसेंस वाला होगा। मतलब ऐसा नहीं हर कोई दे देगा, जैसे हमारा कोई डॉक्टर हो गया, कोई डेंटिस्ट हो गया, कोई नर्स प्रैक्टिशनर हो गई, प्रैक्टिशनर लिखा है, सिंपल नर्स नहीं लिखा, और कोई फार्मासिस्ट हो गया, कुछ कुछ मतलब सॉरी ये फार्मासिस्ट के लिए, टू अ फार्मासिस्ट। यानी कि सिंपल एक हमारा रिटन ऑर्डर है जो डॉक्टर यहाँ पे लिख रहा है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें ये लिखा होगा टू कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग आई स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। यानी कि जो पेशेंट है हमारा उसको कौन सी दवाई कितने अमाउंट में कैसे देनी है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है। अब ये एक बहुत ही
क्रिटिकल कम्युनिकेशन टूल है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि देखो जितना इजी है आसान है उतना क्रिटिकल भी है, कि अगर मान लो जो फार्मासिस्ट है उसने अगर थोड़ी बहुत भी यहाँ पे गड़बड़ी कर दी इसको पढ़ने में और कोई गलत दवाई दे दी या कुछ टाइमिंग में गड़बड़ी कर दी तो वो पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए क्रिटिकल कि आपको बहुत ही सोच समझ के इसको करना पड़ेगा। और आगे जाके अगर आप में से कोई भी बंदा मेडिकल स्टोर ओपन करता है तो आपको यही प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा पेशेंट का और उसको दवाई देनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है, तो पहले अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा देखने में होता कैसे है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब ये एक डेमो है, अब इसमें क्या क्या होता है आप यहीं से समझ लो, देन इन्हीं के बारे में हमको बातें करनी पड़ेगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए हो गया हमारा शर्मा नर्सिंग होम न्यू दिल्ली का हो गया। अब यहाँ पे जो पेशेंट है उसका सबसे पहले यहाँ पे नाम डेट लिखी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मतलब सारी हिस्ट्री वगैरह सब निकल आती है। फिर उस पेशेंट का नाम हो गया, उसकी एज, उसका सेक्स मेल फीमेल, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये सुपरस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा जाता है RX, ये हमारा एक साइन होता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर ड्रग्स हो गए, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स हो गया। फिर हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ जाता है, इसके अंदर डायरेक्शन होता है कि फिजिशियन कैसे क्या। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आता है, उसके बाद रिफिल और उसके बाद डॉक्टर का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्टर के यहाँ पे साइन होते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब इसको थोड़ा यहाँ डिटेल्स में हम पढ़ लेते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी आपके लिए एग्जाम में आएगा या आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए चाहिए आपको ये इसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। देन यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद नेम एज सेक्स एड्रेस और पेशेंट के बारे में। उसके बाद आता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इसी को हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी बोल देते हैं। फिर हमारा सिग्नेचर, यहाँ पे ए लगा लेना, ये हमारा सिग्नेचर हो गया एक तरह से। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, फिर हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन और उसके बाद लास्ट में हमारा सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जो हमारा डॉक्टर होगा उसका और उसके ही साइन यहाँ पे होते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा बात करें डेट के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो हमारी डेट है वो रिटन लिखी जाती है, हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन उसके टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये हमारा जो फार्मासिस्ट है उसको ये देखने में आसानी करती है कि जो हमारा दवाई दी गई थी वो कौन सी तारीख को दी गई थी। अब जैसे मान लो आप लोगों को दवाई दी और डॉक्टर ने बोला भाई अगले हफ्ते आना, अब तो अगले हफ्ते आने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए आप पहले आए कब थे, और पहले कब आए थे वो आपको कैसे पता चलेगी, जब आपको उसकी डेट पता हो। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको उठाना है और वहाँ पर जो आपकी डेट लिखी होगी वहाँ पर आपको डेट देख लेनी है कि भाई हम पिछली इस तारीख को आए थे, हमें एक हफ्ता हो गया और आप अगली उस तारीख को देन जाना है। तो ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर रिन्यू करना है, जैसे एक हफ्ते बाद आपको दवाई चेंज करानी कुछ भी, तो उसमें भी ये आपका बहुत हेल्प करता है। तो डेट आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी है। आपको बस इसी तरह दो दो बातें लिखनी पड़ेंगी कि डेट हमारी टॉप पर होती है और वो फार्मासिस्ट को ये हेल्प फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि जो प्रिस्क्राइबर है उसने कब आपको दवाई दी थी और कब कैसे क्या करना है। उसके बाद हमारा आता है नेम एज जेंडर एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे क्या है कि नेम और एड्रेस होता है वो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि भाई कई बार पेशेंट हमारे बहुत जगह के सेम सेम हो जाते हैं, तो वहाँ पेशेंट का नाम और एड्रेस ये मिलाया जाता है जिससे हम पहचान कर सके कि ये आप ही पेशेंट हो या नहीं हो। और अगर कहीं ज़्यादा होगा तो आजकल क्या चलता है कि पेशेंट के फादर्स का नेम भी डलवाया जाता है, पेशेंट का मोबाइल नंबर तो लेते ही हैं, फ़ोन नंबर, तो इन सब डिटेल से भी पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, जिससे क्या होगा जो बाकी के प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट के वो मिले ना और दवाई होगी हेर फेर ना हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो एज और जेंडर होते हैं वो भी क्या करते हैं, मतलब डोज क्वांटिटी के लिए मतलब बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे मान लो कि जैसे एज है, अब मान लो कोई बच्चा है छोटा, तो भाई उस बच्चे को आप अगर सिंपल टैबलेट तो खिला नहीं सकते, उसको या तो इंजेक्शन भी बहुत कम ही देते हैं क्योंकि इरिटेशन होती है, मोस्टली सिरप वगैरह दिया जाता है, और कितनी क्वांटिटी में देना ये भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो एज और जेंडर होता है ना वो हमारा डिसाइड करता है कि जो बच्चे को या जो हमारे बड़े लोग हैं उनको जो दवाई दी जानी है वो कितने अमाउंट में दी जानी है, उनकी क्वांटिटी और किस रूट से दी जानी है। अगर मान लो कोई हम जैसे एडल्ट है तो नॉर्मली इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, अगर मान लो कोई बेहोश है तो भाई उसमें नॉर्मली तो इस तरह उसकी एज और जेंडर भी हमारा डिसाइड करता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो पेशेंट का वेट होता है ना वो भी हमारा डिसाइड करता है कि उसको कितनी डोज देनी है। जैसे किसी का अगर ज़्यादा वेट है तो उसको कम दवाई असर नहीं करेगी, उसको थोड़ी हाई क्वांटिटी में दवाई देनी पड़ती है। तो ये वेट भी हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो इसको डॉक्टर ऐसे ही पूछ लेते हैं, लेकिन ये हमारा जरूरी चीज़ है जो उस प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करना जरूरी है। देन इसके बाद हमारा लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, यो आपको ये साइन दिख रहा होगा ना RX वाला, इसी को हम यहाँ बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। और इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब ये साइन लगा देते हैं ना तो इसका मतलब है कि हम गॉड से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जिस भी पेशेंट के लिए हम ये लिख रहे हैं दवाइयाँ उससे उसकी क्विक रिकवरी हो, यानी कि जो पेशेंट है वो हमारा जल्दी ठीक हो जाए और बहुत जल्दी मतलब स्वस्थ हो जाए। तो बस हम यहाँ पे प्रे करते हैं छोटी सी गॉड के लिए, उस पेशेंट की क्विक रिकवरी के लिए। और इसीलिए हर प्रिस्क्रिप्शन में ये RX लिखना बहुत
जरूरी है, लिखते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले को एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि भाई इसको जल्दी ठीक करना। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है ना, जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इंस्क्रिप्शन हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा एक मेन पार्ट होता है पूरे प्रिस्क्रिप्शन की, यानी कि ये जान होता है। बाकी जब ऊपर वाला हमारा पहचान के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ड्रग्स या जो दवाई हमको देनी है उस दवाई का मेन नाम होगा यहाँ पे, और कितनी क्वांटिटी में देना है वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसीलिए जो इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट ये हमारा एक मेन है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग्स है उसकी क्वांटिटी और उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, और यही तो मेन है भाई दवाई देने का। ऊपर का तो सब किसी का भी हो, जो जब तक दवाई मेन नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा, और उसी दवाई लिखने के ही पेशेंट जो डॉक्टर है वो भाई रुपए लेते हैं। केवल दवाई नहीं है तो केवल आपका नाम और इसके थोड़ी लेंगे, जो दवाई मेन है उसी के आपको रुपए जाते हैं। तो ये जो मेन दवाई वाला पार्ट है ये आपका आता है इंस्क्रिप्शन के अंदर। अब इसके अंदर भी हमारे 3 पार्ट बेसिकली आते हैं। पहला हमारा आता है बेस, फिर आता है एडजुवेंट, फिर आता है व्हीकल। तो बेस में क्या होता है कि जो एक्टिव मेडिसिन है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जाके असर दिखाने वाली है, वो हमारी बेस के अंदर आती है। उसके बाद हम बात करें एडजुवेंट के बारे में, तो जैसे मान लो अगर बेस है जो हमारी मेन दवाई है, अब हमको लग रहा है कि ये दवाई, किसी बंदे ने जैसे एक और बात बता दी कि भाई हमें यहाँ भी दर्द हो है सीने में, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसके लिए भी एक दवाई जोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि वो दवाई अपना एक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन में दवाई देता है, और कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जो इफेक्ट है हमारा वो बढ़ जाता है। तो इसी के लिए जहाँ पे हम एडजुवेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे ये मेन दवाई है तो इसके साथ हम एक और टैबलेट या कोई दवाई जोड़ देंगे जो इस वाले टैबलेट के इफेक्ट को भी बढ़ा देगी, और पेशेंट की क्विक रिकवरी होगी, यानी कि जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें व्हीकल के बारे में, तो ये मेन कैरियर होता है ड्रग का, जिसके अंदर हमारे इंग्रेडिएंट वगैरह डिसॉल्व किए जाते हैं और सारा कुछ बनाया जाता है। अब देखो ऐसे तो नहीं लिखा जाता है एक्चुअल में, जो रियल लाइफ में चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ डायरेक्टली टैबलेट वगैरह लिखी जाती है। लेकिन अगर कभी आप एक ऐसे डॉक्टर के पास गए होगे, जैसे हम गए थे वहाँ पे, तो वो डॉक्टर जब ये लिखता है ना, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, जो टैबलेट है या कहा इसमें ये मिलाना है, तो वो एक्चुअल में जो पाउडर या होंगे उसको इस तरह के पेस्टल मोटर होते हैं उनमें जाएगा, उनमें मिलाएगा उनको, और पूरा प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करने के बाद देन उसको इंजेक्शन में भर के आपको लगाएगा, या अगर वो टैबलेट होंगे उस फॉर्म में देगा, या अगर पाउडर फॉर्म में देना तो उस तरह बना के देता है। तो वो एक्चुअल में करता है, और उसी के लिए, यानी कि जब वो इस तरह बना के जब दवाई देता है ना, उसी के लिए ये वाला पार्ट होता है कि उसमें मेन दवाई, उसके बाद उसके साथ कौन सी मिलानी वो, और किस व्हीकल में, यानी कि मान लो पानी में मिलानी है किसमें, उस तरह ये तीनों बातें हमारी काम की आती हैं। तो ये हमारा होगा इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेन हमारी दवाई, उसका नाम और उसका जो डोज कितनी क्वांटिटी में वो यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर है वो एक्चुअल में, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे लिख के ना वो उसने इस तरह देगा, जैसे ये मान लो यहाँ पे टैबलेट लिख के, और उसने बोला कि सुबह शाम खानी है और 5 दिन के लिए खानी है। मान लो 5 दिन की ये दवाई है, तो हम लोगों ने ये देखा, लेकिन अब जो फार्मासिस्ट है वो यहाँ पे समझ जाता है इसको देख के कि अगर ये दवाई सुबह शाम खानी है एक एक टैबलेट, और 5 दिन के लिए खानी है, यानी कि टोटल जो उसको क्या है 10 टैबलेट देनी पड़ेगी। जब वो 10 टैबलेट देगा तभी वो बंदा उसको 5 दिन के लिए खा पाएगा। तो ये जो हमारा साइन है, यानी कि जहाँ पे डॉक्टर फार्मासिस्ट को बता रहा है कि आपको जो दवाई देनी है वो एक्चुअल में कितने डोज में देनी है, यानी कि कितना अमाउंट देना है और कैसे उसको तैयार करके देना है। अगर वो बोले कि ये दोनों टैबलेट, यानी कि मान लो इतने छोटे छोटे पुड़िया सी पहले बनती थी, वो बना दे कि इसमें एक ये वाली टैबलेट डाल दो, एक ये डाल दो, और थोड़ा सा ये पाउडर डाल दो, तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे के सारे जो हमारे फार्मासिस्ट को डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं वो हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं, और उससे डॉक्टर जो फार्मासिस्ट है वो मतलब पूरे तैयार करता है और पेशेंट को बताता है कि आपको ये लो और आपको ऐसे ऐसे सारा कुछ खाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे एक आता है सिग्नेचर। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे जो डॉक्टर है वही तो लिख रहा है इसको। तो जो पहला वाला था हमारा सब्सक्रिप्शन, वो डॉक्टर ने लिखा था किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, यहाँ पे कि डॉक्टर ने बताया था कि फार्मासिस्ट आपको कैसे क्या दवाई देनी है, कितने क्वांटिटी में देनी है, कितने दिन की देनी है, सारी बात है। इसके बाद हमारा जो सिग्नेचर आता है यहाँ पे ए लिख लेना। तो जो सिग्नेचर है उसका जो सिंबल है वो हमारे यहाँ SIG लिखा जाता है। इसमें जो फार्मासिस्ट होगा या डॉक्टर होगा वो हमारे पेशेंट को बताता है कि भाई आपको दवाई कैसे खानी है। अब जैसे मान लो डॉक्टर ने क्या लिया, ये ऐसे सिरप का नाम लिखा, आगे लिखती है इस तरह करके बना दिया। इसका मतलब क्या है कि दिन में आपको ये 2 बार लेनी है। सिरप है मान लो तो ऐसे लिख देगा कि 2 चम्मच, यहाँ पे 2 चम्मच आपको दिन में 2-2 बार 2-2 चम्मच लेनी है। इस तरह यहाँ पे डॉक्टर साइन देता है। तो जो साइन हमारे पेशेंट को दिए जाते हैं उसी को हम यहाँ पे सिग्नेचर बोलते हैं, और इसको बेसिकली SIG सिग नाम से लिखा जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है कि जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी पेशेंट को लेनी है, कौन से रूट से लेनी है, क्योंकि वैसे तो भाई ओरली रूट से ही ली जाती है, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह वाला बंदा खुद नहीं ले सकता, तो वो डॉक्टर के पास ही जाएगा। उसके बाद टाइम पर देते हैं कि दिन में 2 बार 3 बार, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे मान लो कि भाई कई बार बताया ना डॉक्टर कि इसको खाने से पहले ही खाना है, खाना खाने के बाद नहीं खाना है, जैसे जो गैस के कैप्सूल है वो उसको खाने से पहले ही खाया जाता है। तो इस तरह के कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो भी डॉक्टर सारा कुछ इसी के अंदर लिख देता है। शेक बेल बिफोर यूज, इसको यूज करने से पहले आप लोग इसको शेक कर लेना अच्छे से, ये सारी बातें यहाँ पे डॉक्टर पहले लिखता है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, जो इधर लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ने मान लो 5 दिन की
की दवाई दी और डॉक्टर लिख दे कि अब आपको 5 दिन के बाद इसको रिन्यू कराना है, यानी कि 5 दिन बाद दोबारा ले जाना, तो वो भी सारी बातें यहाँ लिखी होगी इस तरह की, रिन्यू आफ्टर 5 डे, या फिर 5 दिन की दवाई है तो आप 5 दिन बाद फिर से आके डॉक्टर से मिले, अगर उसको लगता है फायदा तो ठीक है, नहीं लगता तो वो दूसरी दवाई आपके लिए इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब इंडिकेट करता है कि आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कब रिन्यू कराना है, कब कैसी चीज़ें क्या लेनी, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आखिरी में सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस डॉक्टर के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे डॉक्टर की पहचान होती है कि डॉक्टर ने क्या कैसे लिखा, और ये बहुत जरूरी है जिससे जो पेशेंट है उसको पता चलता रहे भाई डॉक्टर कहीं फर्जी तो नहीं है, डॉक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, डॉक्टर ने क्या कर रखा कैसे। तो यहाँ पे डॉक्टर का नाम होता है, डॉक्टर की दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर या कुछ भी उसका नाम वगैरह वो यहाँ पे लिखा होगा, और इसी डॉक्टर का जो नाम है इसी के ऊपर डॉक्टर अपने यहाँ पे साइन करता है। देन आपका प्रिस्क्रिप्शन एक वैलिड होता है, देन जो फार्मासिस्ट है वो आपको दवाई दे सकता है। अब इंडिया में चलता तो आपको पता है ऐसे ही है, कहीं भी जाओ सीधे मुंह से मांग लो भाई ये दवाई देते तो ऐसे ही दे देते हैं, इवन नींद की गोलियां तक ऐसे दे देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन समझ आ गया होगा और एक एक वर्ड का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। तो जब भी आता है आपको ये इसी तरह लिख के आना है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है और लॉन्ग में 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, भाई ये समझ लो, और बहुत ही सिंपल है, ये सारे नाम याद रखो, सबके बारे में 2-2 लाइनें हैं, कैसे क्या काम करता है वो हो गया, और ये एक बना के आ जाना, ये भी बहुत सिंपल है और आपके पूरे 10 नंबर इक्वल हो जाएंगे। अब कई बार यहाँ पे ये क्वेश्चन जोड़ कर दे देते हैं कि भाई हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमारा है उसको आप कैसे हैंडल करोगे। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मान लो आप लोग एक गले की, यानी कि आपके मान लो केमिस्ट शॉप है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो और कोई पेशेंट आया, ये उसने प्रिस्क्रिप्शन उठाया और इसको आपके पास लेके आ रहा है, देन क्या क्या होगा वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो हैंडलिंग में सबसे पहले क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग सारा कुछ आता है, कैसे आप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी होती है रिसीविंग। तो रिसीविंग में क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारा फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है, यानी कि आप लोग दुकान पर बैठे हो, आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन था वो आ गया। अब जब फार्मासिस्ट को रिसीव करेगा तो उसको वहाँ पे न्यूट्रल रहना है। अब जैसे मान लो कभी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आया, अब उसमें कोई बहुत ही डेंजरस वाली बात लिखी है, अब आप लोगों ने देखा अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे ये किसकी दवाई है, अरे ये क्या, ये तो बहुत है, तो वहाँ पे पेशेंट तो भाई डर जाएगा ना। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल ही नॉर्मल रहना। आप एज अ फार्मासिस्ट हो, आपने नॉर्मल जैसे आप अपना काम कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आपने पर्चा लिया और जो दवाई देखी, हाँ भाई ये 2 नंबर से निकालना, ये भाई उस वाले डब्बे से निकालना, आप लोग दवाई निकालना शुरू मतलब बाद में करोगे, पहले ये रिसीव करोगे तो नॉर्मल आप लोग रहोगे। तो पहले आपका रिसीविंग हो गया, कोई भी आपको मतलब इंप्रेशन एक्सप्रेशन नहीं दे लें जिससे जो बाकी का पेशेंट है उसको कोई भी कंफ्यूजन या सरप्राइज वगैरह ना हो। देन हमारा आता है रीडिंग एंड चेकिंग। उसके बाद जब आप रिसीव कर लोगे प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप उसको रीड करोगे केयरफुली, यानी कि 2 बार। ऐसे तो नॉर्मल करते हैं जैसे देखा ना, इसी नाम से समझ के तुरंत बोलने लग जाते हैं। आपको पहले एक बार देखना है क्या क्या चाहिए, उसके बाद दोबारा आपको एक बार देखना है, देन आप यहाँ पे जो पढ़ना होगा कि भाई ये वाली टैबलेट है, देन आप उसको निकलवाना शुरू करोगे। तो ये होता है दूसरा काम कि आपको रीड करना है केयरफुली, यानी कि 2 बार आप उसको रीड करोगे, और जो ड्रग्स वर्ड है अगर आपको यहाँ लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप एक बार डॉक्टर को फोन करके उसको क्रॉस चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि कर लोगे, तो यहाँ पे आपको एक एक बात अच्छे से लगभग 2 बार पूरा पढ़ना है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो आपको डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल। देन थर्ड नंबर पे क्या होगा, आपने जब पूरा पढ़ लिया उसके बाद आप क्या करोगे, जो जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ लिखी हैं डॉक्टर ने, उसको कलेक्ट करना शुरू करोगे। अब जो हमारे फार्मास्यूटिक्स की एक टेबल आपको पता है ऐसी होती है पूरी, तो एक जगह मान लो इतना एरिया आपने बना लिया, तो यहाँ पे जो भी दवाई है इस वाले बंदे की वो आप यहाँ निकालो, एक ये नाम की, बी नाम की, सी नाम की, डी नाम की, और जब सब निकाल लोगे तो उसको बोलते हैं कलेक्टिंग एंड वेइंग। अगर मान लो कोई वेट करके देना है तो उसको वेट करो। तो ये सारा जो भी लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये सारा सामान निकालना होता है। ये होता है थर्ड। फोर्थ हमारा आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जिस टेबल पे आप ये सारा काम कर रहे हो जो मैंने आपको दिखाई, वो नीट और क्लीन होनी चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा सामान ना हो कि फालतू की कैंची पड़ी हुई है। आपको ये सब एक कवर्ड में अपना रखना है, जगह जो आपकी रैक होती है, बाद में दोबारा वहीं रख देना, ठीक है। तो ये सब रखना है। उसके बाद आपका सारा सामान क्लीन ड्राई होना चाहिए। उसके बाद जो प्रिपरेशन आपको करोगे वो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लिखा होता है वो उसके अकॉर्डिंग करना है। कंपाउंडिंग आपको अच्छे से जो बोतल करना है उसमें करना है। अब देखो ये सब ना हमारे प्रैक्टिकल मतलब ऐसे लिखा जाता है प्रैक्टिकली वे में, लेकिन एक्चुअल में आपको बताया कि मोस्टली हमारी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ही होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लीन बरम रखना है, और लेबल वगैरह प्रॉपर लगा देने हैं आपको, जो भी करना होता है। और देन उसको एक पैक करना है अच्छे से, यानी कि जो भी पेपर होगा बंदे का पूरा पैक करना है। और जब आप जैसे मान लो ये पैक कर रहे हो उसका, तो जब आप उसका सामान इसमें रखते जाओगे, जो भी उसकी दवाइयाँ हैं, एक बार आप प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखोगे, उसका ये आपका पैकेजिंग है, उसका यहाँ से जो भी दवाई है उसको उठाओ, इसके अंदर रखो, और यहाँ पे क्रॉस चेक कर दो, हाँ भाई ये दवाई हो गई, ये हो गई,
ये हो गई, ये हो गई। और एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई कम ना हो कोई ज़्यादा ना हो। और जब आप ये रख दोगे तो रखते टाइम आपको एक और काम करना है कि पेशेंट को आप समझाते जाओ कि भाई ये वाली दवाई है, सुबह शाम खानी है, ये वो। और एक और काम होता है कि लेबलिंग के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे सिरप या जो पत्ता होता है हमारा जो पूरा होता है उस पर ऐसे मार्कर से लिख देते हैं सुबह शाम दोपहर, ये 2 टाइम खानी है, वहाँ पे लिख देते हैं ये 2 चम्मच लिखनी है, ऐसे करके। तो ये भी आप एक काम कर सकते हो, लेबलिंग का काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो इस तरह पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह अच्छे से पेशेंट को दिए जाते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। और जब आप ये सारा काम करोगे देन आप परफेक्टली क्या करते हो, हैंडलिंग वगैरह करते हो। तो ये हमारा होता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। टोटल 4 होंगे इससे, रिसीविंग, रीडिंग, चेकिंग, उसके बाद कलेक्टिंग एंड वेइंग, उसके बाद कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग करके आप पेशेंट को देके और बाद में आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दे दोगे, डायरेक्शन कैसे क्या यूज़ करना है। तो आई होप आपका प्रिस्क्रिप्शन वाला सारा कंटेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसके अंदर एक क्वेश्चन और कई बार बनता है, वो होता है हमारा एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, तो सिंपल देखो, एरर में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये जो एब्रीवेशन में लिखे जाते हैं कई बार, जैसे मान लो TAB लिखा है या ये लिखा है, अगर उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, फार्मासिस्ट समझ ना पाए, ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, तो कई बार गलत दवाई या कुछ आ जाता है, तो उसी को हम यहाँ पे एरर बोलते हैं। अब एरर एक होता है कि एब्रीवेशन में, एक हो सकता है कि ड्रग के नाम में। अब जैसे मान लो जो डिजॉक्सिन है और डिजिटॉक्सिन है, ये दो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके नाम लगभग मिलते जुलते हैं। अब इसको डॉक्टर कई बार क्या कहते हैं, ऐसे डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन। अब जो फार्मासिस्ट है वो समझ नहीं पाया, उसने क्रॉस चेक नहीं किया, अब ये भी डिजिटॉक्सिन है, मान लो ये डिजिटॉक्सिन है, ये डिजॉक्सिन है, तो कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे। तो इस तरह हमारे कुछ एरर भी कई बार प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये टॉपिक भी कई बार एक बार आ जाता है। आपको लॉन्ग वाली जो PDF है उसमें मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, प्रिपरेशन की गड़बड़ी हो गई, डोजेस फॉर्म में गड़बड़ी हो गई, डोज कितनी क्वांटिटी में है, तो ये सब हमारे आ जाते हैं। इसको भी आप एक बार देख लेना। तो ये हमारा हो गया प्रिस्क्रिप्शन के। तो आई होप आपको प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने पोजोलॉजी के बारे में। अब पोजोलॉजी का जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या होता है, डिफाइन पोजोलॉजी, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजोलॉजी। यानी कि जो वो फैक्टर लिखने हैं जो पोजोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कुछ पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन आते हैं, इनको भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन मोस्टली जो हमारे 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले आते हैं, तो 2 नंबर वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको ये डिटेल्स में अच्छे से मिल जाएंगे। अब हम बात करें अगर पोजोलॉजी के बारे में, तो देखो पोजोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है। पोजोलॉजी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा होता है पोजो और दूसरा हमारा होता है लॉगस। तो पोजो का मतलब होता है हाउ मच, यानी कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है, और लॉगस का मतलब होता है साइंस। अब देखो सिंपल सा बात है कि हाउ मच, क्या हाउ मच भाई, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में। और फार्मास्यूटिक्स में हमने सिंपल सी बात की थी कि यहाँ पे आप बात करते हो डोजेस फॉर्म के बारे में, यानी कि दवाइयों के बारे में। तो सिंपली जो पोजोलॉजी है वो हमारी साइंस की वो ब्रांच है जो हमको ये बताती है कि अगर किसी को दवाई देनी है तो कितनी अमाउंट में देनी है। ये चीज़ आपको किसके अंदर पता चलती है, पोजोलॉजी। अब एग्जाम्पल अगर आप सिंपल समझो, मान लो हम है भाई, हम तो एडल्ट हो गए, मान लो कोई बच्चा है छोटा बहुत जो 10-12 साल का है। तो अब मान लो 10-12 साल के बच्चे को फीवर आता है और एक तरफ मुझे आता है, तो जो दवाई है क्या हम दोनों को बराबर अमाउंट में दी जाएगी? क्योंकि अगर बराबर अमाउंट में दी जाएगी तो हो सकता है कि वो बच्चे में नुकसान कर दें, या अगर छोटा अमाउंट देते हैं तो हो सकता है मुझे असर ही ना दिखाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि डोजेस जो पोजोलॉजी है वो एक्चुअल में बताती है कि कोई भी जो बंदा है उसकी बॉडी वेट पर, उसके एज पर और उसके मेल है फीमेल है जेंडर पे हमारा ये डिसाइड होता है कि जो हमारी दवाई है वो किस बंदे को कितने अमाउंट में देनी चाहिए। और ये जो कंप्लीट स्टडी होती है ये हमारी आती है पोजोलॉजी के अंदर। यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा है तो उसके लिए हमारी, अगर मान लो पैरासीटामोल है तो 200-250 mg मोर देन इनफ होगी, और अगर कोई एडल्ट है मेल है तो उसके लिए 500 mg इनफ होगी। तो इस तरह यहाँ पे हम बता सकते हैं कि किस बंदे को कितने अमाउंट में दवाई देनी चाहिए। तो सिंपल बात है कि पोजोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, एक मेडिकल साइंस या फार्मेसी साइंस की ब्रांच है विच डील विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और डोज ऑफ द ड्रग। यानी कि सिंपली या तो ड्रग्स की क्वांटिटी के बारे में डील करती है, या फिर जो हमारे ड्रग्स हैं उनके डोज के बारे में डील करती है कि कितना डोज इसकी बंदे को देना चाहिए। और वही आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। तो पोजोलॉजी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ अगर हम और बात करें पोजोलॉजी के बारे में, तो सिंपल सा है कि एक हमारा रिलेशनशिप होता है जो हमको ये बताता है कि कोई भी ड्रग है उसकी डोज और जो ड्रग है उसके इफेक्ट का एक रिलेशनशिप है। अब देखो सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई बंदा है, अगर मैं सिंपल मान लो ये है, अब मुझे क्या करना है, मान लो इसको फीवर आ गया और मैं यहाँ पे दवाई देने जा रहा हूँ, मैंने उसको पैरासीटामोल दी। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी एज पर डिपेंड है, मान लो मैंने इसको 100 mg दी तो हो सकता है ये दवाई इसको असर ही ना दिखाए। मैंने 200 mg दी तो हो सकता है थोड़ा सा असर बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं दिखेगा। मैंने मान लो ये बंदा बड़ा था, मैंने 500 mg दे दी तो ये पैरासीटामोल ने क्या किया, उसके बुखार को उतार दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डोज की जो क्वांटिटी है वो हमारी डिपेंड कर रही है किस पे, इस बॉडी में इफेक्ट क्या हो रहा है इस ड्रग का वो। यानी कि हमने जब कम क्वांटिटी तो उसने नहीं दिखाया, ज़्यादा दी तो उसने असर दिखाया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर बार वैलिड है। हमने मान लो मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ाते जाओगे तो प्रोपोर्शनल नहीं है,
अगर मान लो मैंने 600 mg दी या मैंने उसको 1000 mg दी, तो ये भाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बंदे का जो फीवर है वो तो कम होने से रहा, क्या पता हो क्या पता ना हो, लेकिन वो साइड इफेक्ट कर देगी कि जो बंदे का लीवर है या मान लो बंदे में कोई अनवांटेड कोई ऐसा इफेक्ट आ सकता है जो बंदे के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, तो पेशेंट में उसको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पोजियोलॉजी एक्चुअल में हमको ये बताती है कि कोई बंदा उसको कितने अमाउंट उसके लिए सूटेबल है, और वहाँ पे एक मैक्सिमम डोज एक कम, यानी कि उसके लिए जो सूटेबल रहेगी वो हमको दवाई देनी होती है, वही बताता है। यानी कि और यहाँ पे ये भी हमको पता चलता है कि जो डोज है ना, यानी कि कितना अमाउंट है, 100 mg, 500 mg, 1000 mg, 1,500 2,000 mg, ये हमारे उस पेशेंट में जो उस दवा का इफेक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक सूटेबल ऑप्टिमम अमाउंट देंगे तो भाई असर अच्छा दिखाएगी, अगर हम उसको ज़्यादा दे देते हैं तब भी नुकसान है, कम दे देते हैं तो असर नहीं दिखाता है। तो इसीलिए हमको एक सूटेबल अमाउंट में दवाई देनी पड़ती है। तो पोजियोलॉजी और पोजियोलॉजी क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया। देन हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोजियोलॉजी, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पोजियोलॉजी को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे फैक्टर हैं, पहले आपको जब लिखना होगा तो आप पोजियोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह इस तरह लिख ही दोगे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये लिख देना रीजन वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे टर्म इस तरह डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आते हैं, पहले आता है एज, फिर आता है सेक्स, फिर आता है बॉडी साइज क्या होता है, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कहाँ से ले रहे हो उस दवाई को, उसके बाद जो अगर बॉडी में कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, उसके बाद टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप कौन से टाइम पर उस दवाई को खा रहे हो। फिर यहाँ पे दो इफेक्ट आते हैं, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। फिर हमारा आता है आइडियोसिंक्रेसी, और उसके बाद हमारे आते हैं टोलरेंस। तो टोटल हमारे यहाँ पे 10 फैक्टर हैं, और आप मान लो कि अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, क्योंकि भाई इसमें से 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, ये आपके लिए ठीक है। बस अगर मान लो 10 में आता है तो इसके अंदर के कंटेंट भी आपको और थोड़ा बढ़ाने पड़ेगा, और एक आध फॉर्मूला वगैरह भी हमारे 10 में आ ही जाएगा। तो इनके बारे में चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले अगर हम बात करें एज के बारे में, तो जो हमारा ड्रग्स है वो सबसे ज़्यादा तो हमारा एज पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि डोज ऑफ ड्रग इज गिवन अकॉर्डिंग टू एज टू पेशेंट। अब जैसे मान लो जो पेशेंट हमारे बच्चे होते हैं उनको हमें लेस डोज चाहिए होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि भाई बच्चों में क्या होगा, अगर हम हार्ड इफेक्ट यानी कि जो मान लो मैंने बोला ना कि अगर हम 500 mg ले रहे हैं, वही सेम डोज अगर आप बच्चे को दे दोगे तो भाई बच्चे को तो हैवी नुकसान हो सकता है उससे। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम बच्चों को कम डोज दें और एडल्ट को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एज भी काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें सेक्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मेल और फीमेल इन दोनों के लिए हमारा जो क्राइटेरिया वो डिफरेंस होता है, क्योंकि कई वजह से फीमेल में क्या है, प्रेगनेंसी होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, लैक्टेशन होती है। इस चक्कर में क्या है कि फीमेल्स को बहुत ही केयरफुली हमें डोज डिसाइड करके देनी पड़ती है कि कितना ज़्यादा देना, या प्रेगनेंसी में तो दवाई लेनी ही नहीं चाहिए। किसी को मेंस्ट्रुएशन का पेन वगैरह होता है, पीरियड्स पेन, तो उसमें भी दवाइयाँ कम लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मतलब आपको नुकसान हो सकता है आगे जाके, और साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये भी हमारा डिपेंड करता है कि क्या है मेल फीमेल। और कई केस में आपने देखा होगा फीमेल में जैसे ब्लड ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी हर एक दवाई का एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो इसीलिए आप थोड़ा एक जनरल लिखे आ जाना कि इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट और अफेक्ट बाई सेक्स, बिकॉज मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डोजेस, यानी कि दोनों में डिफरेंट क्राइटेरिया हो रहा है, इसलिए हमको देख के देनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी साइज के बारे में, तो ये भी एक तरह से हम बोला जाए तो हमारा एज जैसा ही होता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि बच्चों में जो होता है वो बॉडी साइज छोटे होंगे बच्चे, और जो बड़े लोग हो गए वो हमारे बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनका बॉडी साइज बड़ा होता है, इसलिए उनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो यहाँ भी सेम फंडा है कि इट इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि जो हैवी वेट का पर्सन होगा, यानी कि जो ज़्यादा बड़ा साइज है, उसको हाई क्वांटिटी वाला ड्रग चाहिए होगा, और जो स्मॉल पर्सन है, छोटे वाले बच्चे जब ऐसे होगा, उनको लो क्वांटिटी ऑफ ड्रग चाहिए होगा। जैसे अगर हम बच्चों के बारे में निकालें डोज ऑफ चाइल्ड, एक फॉर्मूला आप यहाँ देख लेना, बॉडी का सरफेस एरिया अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे एवरेज एडल्ट डोज कितनी होगी वो। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी बच्चे की मतलब निकाल सकते हो कि उसको कितने अमाउंट में दवाई देनी चाहिए। वैसे ही हमारा जो बाकी सरफेस एरिया होता है ना बॉडी का, उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखो सिंपल सा बात है, अगर ये कोई छोटा है बॉडी साइज और यहाँ पे किसी बॉडी का साइज बड़ा है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना भाई। तो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया भी अगर ज़्यादा है तब भी उसको पेशेंट को ज़्यादा दवाई चाहिए होगी। अब ये फॉर्मूले वगैरह का चक्कर क्या है, ये मैं आगे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी हमारा डिपेंड करता है कि आपको जो ड्रग का अमाउंट है वो कितना देना चाहिए, कैसे क्या देना चाहिए। अब जैसे जो हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं, अब वो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा ना, इंजेक्शन में ऐसा नहीं होता कि किलो भर के आपको इंजेक्शन जो दिया जाएगा आपको इस तरह दिया जाता है, और मैक्सिमम 5 ml का इंजेक्शन होता है, उससे कम ही आपको 2 ml में 1.5 ml इस तरह आपको सिरिंज लगाया जाता है। लेकिन वही मान लो आप जब सिरप पीते हो, तो सिरप में भी आप दवाई ले रहे हो, तो सिरप क्या कहते हैं, आपको 2 ढक्कन पीनी है। एक ढक्कन हमारा 5 ml का होता है, तो आप एक ही बार में लगभग 10 ml सिरप पी जा रहे हो, और वो आपको सुबह शाम दोपहर लेनी है, यानी कि आप एक एक दिन में लगभग 20 से 30 ml तक सिरप पी लेते हो। यहाँ पे आपने जो इंजेक्शन क्या किया, वो आपने सिर्फ 4 या 5 ml लिया, और वो भी आपने एक टाइम ले रहे हो, सिर्फ ऐसा नहीं है सुबह शाम दोपहर इंजेक्शन लगवाओगे, वो एक टाइम लगता है, या कोई कोई अगर ज़्यादा इमरजेंसी है देन दिन में 2 बार लगते हैं इंजेक्शन, वरना एक टाइम ही मोर देन इनफ होती है।
तो यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है कि जो हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं वो दवाई डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाती है, लेकिन जो सिरप के थ्रू लेते हैं उसमें से कुछ पार्ट हमारे ब्लड में जा पाता है, क्योंकि बाकी हमारा क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और इन सब में इधर उधर बह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो दवाई हमारी बिल्कुल ही ब्लड में जा रही है उसको हम कम ले रहे हैं, लेकिन जो दवाई हमारी बाकी से यानी कि अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन घूम फिर के कम जा रही है। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसमें मान लो 10 ml लेते हैं सिर्फ सिरप को टोटल, यानी कि पूरे दिन में मान लो हमने 10 या 5 ml लिया, तो वो सिरप पता ही नहीं चलेगा कि वो सिरप हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कब मेटाबॉलाइज हो गया, इसमें से कब पार्ट हमारा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो टारगेट एरिया है वहाँ तक पता चला 5 में से सिर्फ आधा ml ही पहुँच रहा है, तो हमारी बॉडी में फिर असर ही नहीं दिखाएगा। इसलिए हम यहाँ पे सिरप को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं और इस वाले को हम थोड़ा कम ले रहे हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा डिसाइड करता है कि आप कितने अमाउंट में ड्रग को ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेशेंट है और उसकी बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई डिसीज वगैरह है, तो वो भी हमारे ड्रग की डोज को अफेक्ट कर सकती है। अब जैसे एक हमारी बीमारी होती है सिरोसिस, इसमें क्या होता है बेसिकली लीवर डिसीज है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम पे आप पैरासीटामोल की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि पैरासीटामोल क्या करेगा आपके लीवर को मतलब साइड इफेक्ट में लीवर को डैमेज करता है जाके। अब पहले से लीवर की बीमारी है, आप पैरासीटामोल ज़्यादा खाते जा रहे हो, सुबह हम OTC मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हो, देन ये आपको और नुकसान कर सकती हैं। अब जैसे कुछ हमारे जो ड्रग्स हैं उनमें क्या होता है, जैसे हमारा ये हो गया मॉर्फिन या पेंटोफार्बिटॉन है, इनकी मेटाबॉलिज्म कुछ डिक्रीज हो जाती है अगर बीमारी वगैरह है, तो ये आपको असर नहीं दिखाएंगी। इसलिए यहाँ पे बॉडी में क्या बीमारी है उसके अकॉर्डिंगली हम डोज मतलब ड्रग्स की डोज और ड्रग्स कौन सा देना है कैसे वो हमारा डिसाइड किया जाता है। फिर हम बात करें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो कई बार क्या होता है कि आपको कौन से टाइम पर दवाई लेनी है ये भी आपको इफेक्ट डालती है। अब जैसे अगर आपका पेट खाली है तो उस टाइम पर ड्रग आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स करता है, बशर्ते आपका पेट भरा हो, क्योंकि जब आपका पेट भरा होता है तो उस टाइम क्या होता है आपका जो खाने के साथ आपका वो दवाई मिलेगा, तो जैसे जैसे आपका खाना डाइजेस्ट होता है आपकी वो दवाई भी डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड में जाएगी। लेकिन अगर आप खाली पेट जाते हो तो आपके ब्लड में अच्छे से जाती है। फिर क्वेश्चन आता है फिर सर हम सारी दवाइयाँ खाली पेट क्यों नहीं खाते, क्योंकि भाई ये वही क्वेश्चन आते हैं बच्चों के मन में। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सारे खाली पेट खाओगे तो वो आपको इरीटेशन भी कॉज करेगा, क्योंकि भाई दवाई आपको इरीटेशन भी कॉज करती है। इसीलिए मोस्टली क्या होता है कि जो हमारी वैसी दवाइयाँ होती हैं जो मतलब गैस वाली होती हैं या जो हमारी मतलब एसिडिटी वगैरह होती है वो खाली पेट आप खा लेते हो। इससे क्या होता है कि उस टाइम अगर आप खाना खाने के बाद खाओगे ना, उस टाइम पे हमारा एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, और खाना खाने के बाद अगर आप खाते हो क्योंकि खाने को पचाने के लिए एसिड रिलीज होता है, उसी टाइम आप क्या कर रहे हो और ज़्यादा मेडिसिन को वो वाली मतलब जो आपकी दवाई खा रहे हो पेट वाली, तो वो मेडिसिन भी हमारी डिजोल्व होकर ज़्यादा असर नहीं दिखाएगी। तो क्या होता है कि उसको हम पहले ही दे देते हैं खाना खा ले खाली पेट पहले, इससे वो दवाई अपना अच्छे से असर दिखा पाती है और वो हमारी यहाँ पे चलती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो मैंने सारी बात बताई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल सा बात है, आप ये भी देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सिनर्जिज्म के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने दवाई ली और 2 या 2 से ज़्यादा दवाई दे दी, डॉक्टर कई बार होता है ना कॉम्बिनेशन में देते हैं, ये भी दे दी ये भी दे दी ये भी दे दी, तो यहाँ पे 2 इफेक्ट मरते हैं। अब मान लो ये हमारी एक ए दवाई है, बी है, सी है, तो कई बार क्या होगा कि ये जो दवाई है वो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देंगी, यानी कि जिस पर्पज के लिए डॉक्टर ने ये दवाई दी थी जिस बीमारी के लिए वो आपकी और जल्दी ठीक हो जाती है, तो उसको हम यहाँ बोलते हैं सिनर्जिज्म। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ सिनर्जिज्म यानी कि मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एक्शन था दवाइयों का वो आपस में मिलकर क्या हो गया बढ़ गया इंक्रीज हो गया। जैसे हमारा एफिड्राइन और एड्रेनालिन अगर इनको साथ में देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे देती हैं। वहीं उल्टा हमारा आता है एंटागोनिस्ट वाला, यानी कि एंटा मतलब होता है अपोज करना। यहाँ पे मान लो डॉक्टर ने मिला के दिया तो मान लो सी वाले ने बी का इफेक्ट खा लिया और हमें सिर्फ ए का इफेक्ट मिल रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमारा कम हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो दवाइयाँ हैं ये दोनों तो बेकार हो गई ना, क्योंकि इनका इफेक्ट खराब हो गया। तो ये भी यहाँ होता है कि यहाँ पे क्या होता है कई बार एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को डाउन कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ हिस्टामिन और एड्रेनालिन को देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है इफेक्ट दोनों का कट जाएगा और हमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा हो गया एंटागोनिज्म। देन यहाँ पे आता है आइडियोसिनक्रेसी। ये एक्चुअल में एक हमारा एडवर्स रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि भाई पेशेंट दवाई लेते जा रहे हैं, कोई दवाई हमारी मान लो ए नाम की दवाई है वो हर पेशेंट में जाती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ए नाम की दवाई है कई बार होता है कि कुछ ऐसे हमारे पेशेंट आ जाते हैं जिसमें ये दवाई जब गई तो इन्होंने नुकसान पहुंचाया फायदे की जगह। तो जो ऐसे हमारे इफेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी, यानी कि ये कुछ स्पेशल टाइप के बंदों में होता है, कुछ ही बंदों में होता है, यानी कि बाकी सब में वो दवाई फायदा पहुंचा रही थी लेकिन कुछ कुछ में क्या है वो नुकसान पहुंचाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी जो एस्पिरिन होती है वो हमारी एंटीकोगुलेंट एक तरह से मान लो, और वो जैसे कुछ भी हमारे जब ब्लॉकेज होती है उसको खोलने का काम करती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पेशेंट देखने को मिले थे उनमें क्या है कि भाई एस्पिरिन अस्थमा कॉज कर रही है, यानी कि भाई उनका और गला वाला बंद कर रही है, तो एक तरह से उल्टा इफेक्ट हो गया। लेकिन कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है और इसीलिए इसको आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं और ये हमारे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप इनको पता नहीं लगा सकते भाई
भाई ऐसा क्या हो रहा है। और लास्ट में हमारा आता है टॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे को ज़्यादा हाई डोज आप देते जा रहे हो, उस केस में क्या होगा कि अब जब आप नेक्स्ट टाइम उसको वो दवाई दोगे तो उस बंदे को वो दवाई असर नहीं दिखाएगी, और इसको हम टॉलरेंस कहते हैं, यानी कि वो बंदे में टॉलरेंस क्रिएट हो गया, ये अब उसको टॉलरेट कर पा रहा है। जैसे मान लो किसी बंदे को हम 100 mg की टैबलेट देते जा रहे हैं, पहले उसने इफेक्ट देगा, लेकिन जब 100 mg बार बार खा लेगा तो बॉडी को 100 mg की आदत हो जाएगी, और अगली बार 100 mg आप देखो बॉडी के पास उसका असर नहीं दिखेगा, तो आपको बढ़ा के 150 mg या 200 mg दवाई देनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो जाता है टॉलरेंस वाला। अब देखो हमारा जो पोजोलॉजी है ना, उसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक आते हैं, पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन। अब इसके अंदर हमारे फॉर्मूले आते हैं। अब ये लॉन्ग में तो हमारा नहीं आता, क्योंकि भाई फॉर्मूले सारे मिला के लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो दो नंबर में हमारा आ जाता है कि राइट मतलब यंग फार्मूला क्या होता है, या यहाँ पे डिलिंग आ गया, या फ्रिट्ज फार्मूला ये हो गया, या यहाँ पे हमारा क्लार्क फार्मूला काफ़ी बार आ जाता है बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग देखने को मिल ही जाएंगे सारे। बाकी यहाँ एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपका यहीं के यहीं क्लियर भी हो जाएगा। तो जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है यंग्स फार्मूला। इसमें क्या होता है कि जो 12 साल के हमारे बच्चे हैं, जब उनसे छोटे जो होते हैं ना, उनके लिए हम निकालते हैं कि भाई उनको कितनी डोज हमारी देनी चाहिए। अब जैसे पहले हमारे मतलब इसका जो फॉर्मूला वो क्या आएगा, डोज फॉर द चाइल्ड के लिए जो डोज है वो ऊपर आपको जो बच्चे की उम्र है वो लिखनी पड़ेगी, नीचे आपको एज प्लस 12 यानी कि जो बच्चे की एज है उसमें 12 ऐड करने लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एडल्ट डोज है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, मान लो अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको वहाँ पे एडल्ट डोज कितनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा होमवर्क समझो या कुछ भी समझो, आपको कैसे करना होगा। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है, कितनी है 8 साल है, और उसको पैरासीटामोल कितने अमाउंट में हमें देनी पड़ेगी। अब आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले गूगल पे जाके कहीं भी ढूंढो कि पैरासीटामोल की एडल्ट डोज क्या होगी जो बच्चों के लिए दी जाएगी, वो यहाँ ढूंढो। उसके बाद बच्चे की यहाँ एज करो, इधर एज लिखो, इधर 12 का इंटू करो, और उसके बाद आप बताओ कि उस बच्चे को कितने अमाउंट में डोज पैरासीटामोल की दी जाएगी। बच्चे की उम्र 8 साल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यंग फार्मूला। इसके बाद हम बात करें डिलिंग फार्मूला। तो ये बेसिकली हमारे जो बच्चे 4 से लेके 20 साल के बीच है उनके लिए निकाला जाएगा। तो यहाँ पे जो डोज हो गई चाइल्ड के लिए वो, उसके बाद एज हमारे बच्चे की, फिर नीचे 20, और उसकी जो एडल्ट एज है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉलिंग फार्मूला। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, जो हमारे बच्चे की उम्र मतलब कितनी डोज है नहीं वो, तो यहाँ पे जो बच्चे की उम्र है वो, उसमें एक जोड़ो, नीचे 24 का डिवाइड करो, और यहाँ एडल्ट डोज है उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो हमारा फ्रीड फार्मूला है वो हमारे जो 12 साल के बच्चे होते हैं उनसे कम के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे हमारा वो था, तो यहाँ पे जो एज होगी वो मंथ में आपको लिखनी है, इधर 150 का मतलब डिवाइड करना है, और एडल्ट डोज को आपको कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद यहाँ बात करें हम अगर क्लार्क फार्मूला के बारे में, तो यहाँ पे क्या करना है, डोज फॉर द चाइल्ड, इसमें जो होगा बच्चे का वजन वो किलोग्राम में लिखना है, नीचे 70 का डिवाइड करना है, और एडल्ट डोज लिख देनी है। अब यहाँ पे जो हमारी ये है वो हमारी इसके अकॉर्डिंग भी आती है, यानी कि जो क्लार्क फार्मूला है वो अगर हम पाउंड्स में देखें तो वहाँ पे जो चाइल्ड का वेट होगा वो लिखना है पाउंड्स में LV, और इधर 150 इंटू एडल्ट डोज कर देनी है। यानी कि जैसे इधर हमारा 70 था, तो बस यहाँ पे आपको 150 लिख देना है नीचे, अगर उसकी पाउंड्स में निकालनी है। ये भी कई बार आ जाता है पाउंड्स के अंदर। उसके बाद बॉडी सर्फेस एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो बच्चे का पूरा सर्फेस एरिया वो कितना है, अब इसको आप कैसे ही निकालोगे, इसलिए मोस्टली इसको कम ही यूज़ करते हैं। नीचे आपको 1.73 मीटर स्क्वायर। और ये अब एक हमारी वेटरनरी डोज भी आती है। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एनिमल के लिए होता है कि अगर आपको एनिमल वगैरह पे पूरा देना है तो कितना क्या, तो ये आपका नहीं है। मेन आपके लिए यहाँ पे क्लार्क फार्मूला ये हो गया, और इसमें नीचे डबल कर देना है जो मतलब पाउंड्स में होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे यंग्स फार्मूला ये हो गया, और इसका जो मैंने पूछा है आपको 8 साल के बच्चे को पैरासीटामोल कितने अमाउंट में देनी पड़ेगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको अब आपका पोजोलॉजी वाला चैप्टर और ये सारे क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे, कैसे कितना लिखना है सारा कुछ आपका हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने एक तरह से 2 चैप्टर और हमने यहाँ 2 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए। अब हमारा यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर। अब ये कई बार 5 नंबर में आ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं आता लेकिन आ जाता है, तो इसको हम यहाँ देखेंगे। अब ये हमारे जो पहला चैप्टर है इसके अंदर से आता है कि फार्मेसी एज अ कैरियर हमारे क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको फार्मेसी के बारे में लिखना है। तो जो हमारा फार्मेसी है, जब भी आए आपको डेफिनेशन, जो भी वर्ड आपका कनेक्टेड हो ना, अब कैरियर की मत लिखने लग जाना, लेकिन जो भी वर्ड आपका कनेक्टेड होगा यहाँ एक लगा लो, उसकी आपको डेफिनेशन पहले लिखनी पड़ेगी। फार्मेसी का है, जैसे हमारा फार्मेसी है तो द वर्ड फार्मेसी इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन विच मीन्स ड्रग्स और मेडिसिन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, या कोई दवाई या मेडिसिन है। यानी कि सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। यानी कि हमारे ड्रग्स को बनाना और उसको मतलब पेशेंट में डिस्पेंस करना, यही हमारी फार्मेसी कहलाती है। और एक तरह से बोला जाए तो कंप्लीट स्टडी अबाउट ड्रग्स हमारी फार्मेसी कहलाती है, आपको यहाँ दिख गया होगा। इसके बाद बात करेंगे तो फार्मेसी अगर और डिफाइन करो तो एक हमारा एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, यानी कि जो हमारे हेल्थ में केयर कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, वो विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ड्रग्स की स्टडी हमको करनी है। उसके बाद जो मेन पर्पज क्या होता है कि जो हमारे ड्रग्स है वो हमारे सेफ रहे, सेफ्टी मतलब उससे किसी को नुकसान ना हो, और उनकी एफिकेसी यानी कि वो इफेक्ट भी अच्छा दिखाएं। तो ये आपको फार्मेसी के बारे में थोड़ा लिख देना है। अब हम बात करते हैं फार्मेसी एज अ कैरियर, यानी कि अगर हम इसको एज अ कैरियर देखें यानी कि क्या, तो ये क्वेश्चन
कई बार आ जाता है, और ये आप लोगों के लिए भी जनरल पर्पज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है कि फार्मेसी एज अ कैरियर आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो फार्मेसी हमारा एक बेस्ट कैरियर में से एक है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि फार्मेसी क्या कर रहा है, एक तो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो बच्चे वगैरह या जो भी हमारे पेशेंट वगैरह हैं उनको हेल्थ में, आपको पता है कि भाई जान है तो जहान है, और अगर कोई बीमार होता है ना, तो उस टाइम जब वो बीमार होता है तो ना वो रुपए देखता है ना वो टाइम देखता है, वो सिंपल कहता है कि भाई कैसे भी करके मुझे ठीक कर दो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इरिटेट परेशान हो जाता है। तो आप खुद ही सोचो कि ना उसे पढ़ाई लिखाई ना उसे रुपए पैसे किसी से कुछ टाइम कोई मतलब नहीं होता, उसको सिंपल सिंपल क्या है, जान है तो जहान है। तो बस उस टाइम उसका मेन मोटिव है कि भाई मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं, और आप उस वाले प्रोफेशन में हो जो आप उस बंदे की जो मतलब एकदम होता है ना कि उस टाइम कुछ भी ठीक करो, उसमें आप उसकी हेल्प करोगे। तो सोच सकते हो कि आप कितने अच्छे फेस में हो। और करंटली जो अभी के टाइम क्या चल रहा है कि एक इमर्जिंग फेस है, क्योंकि भाई धीरे धीरे कोरोना के बाद से क्या है, लोगों ने पहचाना फार्मेसी को और इसके बहुत ही ग्रेट स्कोप है। अब क्या क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे स्कोप है। पहले हमारे अकेडमिक्स में जा सकते हो, फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज में, फिर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो, फिर केमिस्ट की शॉप ओपन कर सकते हो, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो। वहाँ पे आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स हो गया, एनालिसिस हो गया, मार्केटिंग एंड फार्मेको विजिलेंस हो गया। सबसे पहले अगर हम बात करें एकेडमिक्स के बारे में, तो अगर कोई बंदा जिसने क्या किया कि फार्मेसी फील्ड में स्टडी की है, तो वो आगे चल के भाई एक प्राइवेट टीचर बन सकता है, या आप गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। भाई आप मतलब एम फार्मा कर लो, पीएचडी कर दो, और ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करते करते करना है, आप जिस कॉलेज में पीएचडी कर रहे हो उसमें आप एज अ टीचर अपॉइंट हो जाओ, अपनी थीसिस वगैरह जमा करते रहो, वहाँ पे पढ़ाते रहो, आप सैलरी भी उठाओगे, आप कमाओगे भी, और आगे जाके आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो। तो एकेडमिक्स में आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है, अगर आप पढ़ने में और पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, बहुत बेस्ट है, जैसे हम हो गए भाई। उसके बाद बात करें इंस्टीट्यूट कॉलेज, अगर आप क्वालिफाइड हो, सारा कुछ हो, तो आप चाहो तो एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन वगैरह कर सकते हो, आप एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, और आपको पता है कि आजकल भाई इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को यहाँ लिखा है। उसके बाद हम बात करें अगर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो यहाँ पे क्या है कि भाई आप अपने लक को या आप अपनी किस्मत को या अपनी मेहनत को गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो, और आपके लिए जो जॉब्स रहेंगी कौन कौन सी है। पहले नंबर पर सबसे जो मेजर ड्रीम एक तरह से ड्रग इंस्पेक्टर, कि अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन गए तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी खासी सैलरी होती है। फिर रेलवे फार्मासिस्ट, अभी वैकेंसी भी निकली हुई है आरआरबी फार्मासिस्ट की, आप तो अभी नहीं भर सकते, आप फर्स्ट सेम के बच्चे हो, लेकिन ये निकली हुई है, तो कभी कभी निकलती हैं, जब तक शायद आप 4-5 सालों में एक बार ही निकलती हैं, तो शायद अब आप जब क्रॉस करके जाओगे देन आपके लिए निकल आए। उसके बाद गवर्नमेंट इंडस्ट्री, जो भाई सरकारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट टीचर, और अगर देखा जाए ना प्राइवेट इंडस्ट्री भी काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे सिप्ला हो गई, सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, तो ऐसी कंपनी टोरेंट हो गई, भाई ऐसी कंपनियों में आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। इवन एमआर भाई बंदे 40-45 हज़ार तक उठा रहे हैं 1-2 साल के एक्सपीरियंस में, ठीक है, तो एक्सपीरियंस जरूरी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, आप किसी मतलब जो मेन सारा लेन देन रखते हैं ना हिसाब किताब, उसमें आप जा सकते हो। और एक और है, अगर किसी को आर्मी में जाने का सपना हो तो आप आर्मी फार्मासिस्ट वगैरह में भी मतलब अप्लाई कर सकते हो, आर्मी वगैरह के भी आप एज अ फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट सेक्टर हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप इनमें भी अपने लगा आजमा सकते हो। इसके बाद बात करें केमिस्ट शॉप, तो आपने ये तो सुना ही होगा, चाहे भाई कुछ ना हो हम अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लेंगे और अपना काम चलता रहेगा। तो ये तो भाई सबसे सेफ ऑप्शन है, और इतना कुछ खर्चा भी नहीं होता, 1 लाख 1.5-2 लाख में आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। अब ये मत बोलें सर कहाँ से इतना लोन दे देते हैं, भाई बैंक वाले 1-2 लाख का लोन दे देते हैं, तो ये आपका खुल जाएगा। उसके बाद बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, तो जो भी हमारा क्वालिफाइड पर्सन है वो अपनी कंपनी भी ओपन कर सकता है, कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ेंगी, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके, और अगर वो ये कोई इंडस्ट्री अपनी ओपन करता है तो भाई आगे भी बाकी लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, भरमा आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है पेट भर भर के, आप ये काम भी कर सकते हो। उसके बाद आखिरी है कि भाई जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है एकदम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप नई नई दवाइयों को खोज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, नई बातें रिसर्च थीसिस कर सकते हैं, आप एज अ साइंटिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि भाई कितना कुछ है आपका फार्मेसी करने के बाद। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई फार्मेसी क्या कैसे है, उन्हीं के लिए शायद ये क्वेश्चन डाला जाता है हमारे पेपर में, फार्मेसी एज अ कैरियर। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, और इतना कुछ आप जो है फार्मेसी एज अ कैरियर पे कर सकते हो। बाकी जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, यानी कि कोई दवा जैसे आप कंपनी में जाओगे तो ये कुछ आपको पार्ट मिलेंगे, जैसे आप प्रोडक्शन में जा सकते हो तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाएगी वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वगैरह होगा, आप अच्छा खासा उठाओगे। उसके बाद बात करें एनालिसिस, यानी कि आप QA डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में और QC डिपार्टमेंट में जा सकते हो। आप आगे जाओगे ना तो आप अपने मतलब डिस्टिलेशन मतलब बहुत सारे आप काम करने वाले हो। आप लोगों को दवाइयों की डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे काम आप एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस या QC में जा सकते हो, जो आपको कंपनी के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर भाई बंदों को घूमना फिरना पसंद है और अगर आप में स्ट्रेटजी है, आप में वो है कि आप कोई सामान अच्छे से सेल कर सकते हो, पहुंचा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, तो मार्केटिंग तो बहुत बेस्ट है भाई। इसमें तो इनसे भी ज़्यादा पैसा आ जाता है कई केस में, तो ये काम भी आप कर सकते हो। इसके बाद हमारा फार्माकोविजिलेंस है। अगर आपको आगे जाना है, जो ड्रग ट्रायल्स वगैरह होते हैं, ट्रायल्स के बाद आगे कलेक्शन डाटा होता है, तो ये सब में भी आप जा सकते हो। यानी कि देखा जाए बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए फार्मेसी करने के बाद हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब ये भी हमारा पहले चैप्टर के अंदर से आता है और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमारा फार्मेसी है वो इंडिया के अंदर कैसे डेवलप हुआ। तो एक्चुअल में एक तरह से आपका हिस्ट्री या वो सब आप मान सकते हो। तो वही सेम फंडा यहाँ भी आप फार्मेसी की डेफिनेशन चिपका देने, जो मैंने बताया था कि फार्मेसी वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से आया, जिसका मतलब ड्रग और मेडिसिन होता है, और एक आर्ट साइंस है। ये सब मैं आपको पहले 2-3 बार डेफिनेशन बता चुका हूँ और ये भी सेम आपके लिए होगा। अब मेन हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब देखो कई केस में क्या होता है कि ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इसीलिए डिटेल्स में मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से सारा कुछ बताया है। तो जो हमारा हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट है वो वाज वेल डेवलप एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, कौन से BC में, लगभग 226 BC में। और उस टाइम कौन सा पीरियड चल रहा था, हमारा ग्रेट अशोका का पीरियड चल रहा था। तो उस टाइम पे हमारा जो हॉस्पिटल यानी कि एक तरह से वैद्य होते हैं, ये होते हैं, मतलब उन सब का ये चलन चला था। और उस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे जो पत्तियां होती हैं, जो ठंडा पानी होता है, और जो एनिमल के कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे जानवरों का कोई सामान हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी खाल होगी, हड्डियाँ या उनके अंदर का कुछ निकाल के, तो ये सब हमारा ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आपको पता होगा कि जो हमारा चरक पैसन था वो हमारा फॉलो किया गया था लगभग 1000 AD में, और वो मेडिकल आपको पता होगा चरक संहिता, और ये हमारी कुछ मतलब बुक थी जो हमारे बहुत काम की आई थी। ठीक है, तो चरक यहाँ पे ये चरक लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सबसे जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है वो हमारा होता है आयुर्वेदा, और वहाँ पे जो चरक थे वो आपको पता है उसमें सारा कुछ मोस्टली लिखा था, और उनको हम फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है, जिन्होंने हमारी बुक दी थी चरक संहिता, और जिसमें लगभग हमारे 340 प्लांट के टाइप लिखे थे और 200 एनिमल टाइप लिखे थे। अब ऐसा नहीं है टाइप, इसमें क्या है कि जैसे कोई प्लांट है उसके तरीके लिखे होते थे, और ये भी बताया था कि कौन सा प्लांट हमारा क्या काम करेगा, क्योंकि उस टाइम से हमारा सारा चलता। और देखा जाए भाई आज भी ऐसा थोड़ी सब बंद हो गया। जैसे मान लो आप लोग जो घर में खाते हो सामान, जैसे आप लोग खा रहे हो हल्दी, तो हल्दी के कुछ फ़ायदे हैं, बस मिर्ची के नहीं होते हमारे फ़ायदे, लाल मिर्ची के, हरी मिर्ची के फ़ायदे होते हैं। तो जैसे हमारा हल्दी हो गया, तो वो आपको पता है कुरकुमिन होता है, एज आपका एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा। कई बार चोटों पे भी डायरेक्टली उसको लगा देते हैं, कभी कुत्ता काट ले तो वहाँ भी हमारे हरी मिर्च लाल मिर्ची भी कई बार लगा दी जाती है, हल्दी भी लगा दी जाती है। तो ये सब आपको पता होगा कि जहर को जहर एक तरह से काटता है, तो आपको पता है कि ये सब बहुत हेल्पफुल है। तो उस जमाने से क्या है कि उस टाइम आजकल की ऐसी मेडिसिन नहीं थी, तो जो हमारे प्लांट्स वगैरह हो गए, जो एनिमल के टाइप्स हो गए, इन्हीं सब का हम इस्तेमाल करते थे। और इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पहला सिस्टम आयुर्वेदा में लिखा था, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है। और ये सारी की सारी हमारी जो चरक थे उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, उनकी बुक थी चरक संहिता, उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद ये 1000 AD करीब था। उसके बाद 1500 सेंचुरी में क्या हुआ हमारा कि जो इंडिया का जो दवाई का सारा सिस्टम था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया का पूरा सिस्टम है ना, जो चाइना जो हमारा है ना, वहाँ पे भाई हमारा यहाँ से गया है, जो इंडिया से पूरा सिस्टम गया था। और जो बौद्धि धर्मन आप लोगों ने मूवी देखी होगी चेन्नई वर्सेस चाइना, उसमें जो बौद्धि धर्मन थे वो इंडिया के थे, लेकिन इंडिया वालों ने इतना पहचान और वो चाइना वाले उनको ले गए कुछ ठीक कराने के लिए, और वहीं पर उनकी समाधि लगा के उनसे जो जो सीखा था सारा कुछ वहीं उन्होंने कर लिया था। तो ये सारा सीन यहाँ पे था। तो लगभग 1500 सेंचुरी हमारा पूरा क्या होता है, इंडियन जो हब्स थे उन्होंने यूरोप वालों को इन्फ्लुएंस किया कि आप भी ये सब कर सकते हो, मतलब देख कर एक तरह से, ऐसा नहीं कि हम मोटिवेट कर रहे थे। उसके बाद लगभग 1664 में क्या हुआ, हमारा एक जनरल हॉस्पिटल स्टेबलाइज किया गया था हमारा चेन्नई के अंदर में पूरा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इसमें बात थी। अब अगर हम फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड देखें, क्योंकि मेन हमारा ये था, जो हमारा क्वेश्चन भी है वो मेनली हमारा यहाँ पे आता है, जो प्रोफेशन है हमारा फार्मेसी का या एक तरह से, उसके बारे में क्या हुआ। तो जो हमारा सबसे पहला एलोपैथिक जो वेस्टर्न सिस्टम हमारे मेडिसिन का, वो आपको पता है ब्रिटिश से आया था, और वो 19th सेंचुरी में यहाँ पे आके पॉपुलर हुआ, जब हमारे अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, तब उन्होंने सारा कुछ किया। तो जो हमारी पहली लंदन फार्माकोपिया थी वो हमारे इंडिया में अवेलेबल की गई थी, और वो हिंदुस्तानी वर्जन में 1824 में की गई थी। उसके बाद ये हमारा
जो पहला मेडिकल कॉलेज गोवा मेडिकल कॉलेज पणजिम में, आपको पणजिम में याद होगा दृश्य मूवी वाला, तो वहाँ 1840 में ओपन हुआ। उसके बाद 1843 में जो लंदन फार्माकोपिया हमारे थे, जो हमने ऊपर देखा, वो हमारे हिंदी और बंगाली दो लेवल में, मतलब दो लैंग्वेज में अवेलेबल की गई थी 1843 में। उसके बाद हमारी 1864 में पहली बंगाल फार्माकोपिया बनाई गई। उसके बाद 1874 में, ये आपको इस तरह थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, आप लिख के आता ना, हमारी रेगुलर 2 ईयर का कोर्स एक होता है केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा मतलब स्टार्ट किया गया था एमएमसी में यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे ये एमएमसी क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर के अभी बच्चे हो, आए हुए नए नए, तो आपको क्या है ना, थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि सर ये कैसे छोड़ दिया। आप पूछो भाई, कमेंट करके पूछो, इधर उधर पूछो, अपने दोस्तों में डिस्कस करो पढ़ने के बाद, लेकिन करो। तो एमएमसी हमारा है मद्रास मेडिकल कॉलेज जो पहला था, तो वहाँ पर हमारा पहला कोर्स आया था केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा का, जो 2 साल का था। आजकल ये नहीं है, वैसे बहुत सारे और आ गए हैं। तो मद्रास मेडिकल कॉलेज में ये पहली बार ओपन किया गया था 1874 में। उसके बाद हमारा 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की एक कमेटी, और किसके अंडर में की थी, कर्नल आर.एन. चोपड़ा के अंडर में, मतलब एक कमेटी बनाई गई थी जो भी फार्मेसी की दिक्कत है उन सब में, ठीक है। तो ये हमारे चेयरमैन थे। अब इनके बहुत ही इज्जत से हम यहाँ पे लेट लिखते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़े ही हमारे थे साइंटिस्ट। उसके बाद 1934 में क्या हुआ, जो हमारी पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी हमारी, वो यहाँ पे डेवलप की हुई, यानी कि 1930 में कमेटी बनी, 1935 में हमारी पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी डेवलप की गई, जिसका नाम क्या था, यूपीपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोविजन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। और यही हमारी बाद में 1 साल बाद ही उसका नाम रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि भाई इन्हें तो बाद में नाम पड़ गया आईपीए, यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ये पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1937 से 8 के बीच में जो हमारे एमएल श्रॉफ थे, इनको प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ बोलते हैं, और इनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोलते हैं भाई। अगर कभी आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाई हु इज द फादर ऑफ मतलब फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी कौन थे, तो इंडियन फार्मेसी हमारे थे एमएल श्रॉफ। अब चलो यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल फादर ऑफ फार्मेसी कौन था, यानी कि ये तो इंडियन फार्मेसी के हमारे हो गए प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ हो गए, टोटल हमारे कौन थे, ये कमेंट करके लिखो। अब आपको पता तो होगा नहीं तो थोड़ा ढूंढो, क्योंकि भाई स्टार्टिंग है, आप थोड़ा बहुत खोजबीन करके ये सारा काम करो। बाकी इनको फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो होती है ना, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। देखो 1937 के टाइम पे तो उधर पहला एक डिग्री कोर्स चालू किया गया था बी फार्मा का, और वो हमारा पहली बार 1937 से 38 में किया गया, जो आज आप भी कर रहे हो, यानी कि लगभग आप देख रहे हो लगभग 80-90 साल हो गया और आज भी ये आप कोर्स यहाँ पे कर रहे हो। और ये लगभग हमारा इसमें मतलब पहली बार शुरू किया गया था किनके द्वारा, एमएल श्रॉफ के द्वारा, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं हमारे जो पहले फार्मेसी ग्रेजुएट थे ना, सुभद्र कुमार पटनी थे, ये हमारे पहले ग्रेजुएट बने थे जिन्होंने कंप्लीट की थी। और इसके बाद तुरंत ही हमारे 1940 में प्रोफेसर एमएल श्रॉफ जी ने क्या किया था, एम फार्मा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। यानी कि सबसे पहले अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई जो बी फार्मा है सबसे पहले कहाँ आई थी और एम फार्मा कहाँ आई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आई थी। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो 1943 में हमारे जो गर्ग प्रसाद श्रीवास्तव थे वो पहले पोस्ट ग्रेजुएट बने, यानी कि उन्होंने यहाँ से बीएचयू कर की। सोचो यार, आजकल हम इतने लोग पास हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब पहली बार आया था तो इन लोगों ने क्या किया था ना कि केवल डिग्री पास की थी, यानी कि बी फार्मेसी की थी, और इनका नाम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यानी कि देखते हो ना, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपका बहुत नाम होता है। ये पहले पोस्ट ग्रेजुएट थे जिन्होंने एम फार्मा की थी, इनका नाम था गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, और हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अचीवमेंट था कि भाई इन्होंने पहले ग्रेजुएट थे हमारे। उसके बाद 1944 में क्या क्या हुआ था कि जो हमारे बाकी के डिग्री कोर्स थे वो स्टार्ट हमारे हो गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, और पंजाब यूनिवर्सिटी बोलते हैं सिंपली, जिसको करंटली पंजाब यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। और इनके द्वारा डॉक्टर खेम सिंह ग्रीवाल के द्वारा मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहला हमारा ये 1944 में। यानी कि अगर कोई चंडीगढ़ साइड का होगा तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी को आज भी कितने लोग पढ़ते हैं, और उस टाइम पंजाब इस तरह, यानी कि आपको देखो पंजाब ये है, लेकिन आपको पंजाब यूनिवर्सिटी PANJAB लिखा मिलेगा पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम की ये हमारी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद और थोड़ा सा बात करें तो 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट लाया गया। उसके बाद 1949 में हमारा PCI स्टेबलाइज किया था, जो आज भी हमारा चल रहा है, और PCI ही सारा कुछ हमारा मतलब फार्मेसी का सारा कुछ देखता है। उसके बाद हमारी पहली एजुकेशन रेगुलेशन बनाई गई थी 1953 में, और हमारी डी फार्मा भी स्टार्ट किया गया था उसी में। उसके बाद हमारे शिव बिहारी लाल थे जो पहले PhD होल्डर थे फार्मेसी में, जिन्होंने PhD की थी। उसके बाद 1955 में हमारा जो इंडियन फार्माकोपी है उसका पहला एडिशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमारा 1991 में पहला नायपर हमारा मोहाली में किया गया था डॉक्टर KS की के द्वारा में, और ये जो हमारा मोहाली का नायपर है वो मोस्टली हमारा नंबर 1 या 2 पोजीशन पे ही रहता है, निर्फ
रैंक में। और यहाँ सिंपल अगर देखा जाए पूरा, तो सबसे पहले हमारी जो पूरी हिस्ट्री एक तरह से, ये मैंने हिस्ट्री यहाँ थोड़ा सा लिख दिया, एंशिएंट एरा, एम्पेरिक एरा, इंडस्ट्रियल एरा और पेसेंट एरा और लास्ट में जेनेटिक एरा आया। यानी कि सबसे पहले हमारी स्टार्ट हुई थी हिप्पोक्रेट्स वगैरह, आपको पता होगा, जो पहली मेडिसिन वगैरह ये सब चीज़ें लेके आए थे। उसके बाद 1600 से 1940 के बीच हमारा एम्पेरिक एरा चला, इसमें फार्माकोपिया, टूल्स, एलोपैथिक सिस्टम, इन सब की एंट्री वगैरह हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह उनकी डेवलपमेंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार ये सब सारा कुछ चल रहा था 1940 से 1970 के बीच में। और उसके बाद पेसेंट एरा 1970 से अभी तक जो हमारा चल रहा है, इसमें सारी नई नई मेडिसिन, फार्मेसी, एजुकेशन स्प्रेड, ये सारा कुछ हुआ। और हमारा जेनेटिक एरा में आजकल जो नया आ रहा है सारा कुछ बायोमेडिकल, ये सब चीज़ें चल रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि भाई ये लॉन्ग में भी आता है, तो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और बेसिकली हमारा जो ये था ना, वो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन से था। यानी कि देखो, फार्मेसी प्रोफेशन का मतलब क्या है, फार्मेसी एज एजुकेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पहले फार्मेसी के बारे में सारा कुछ लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत फार्मेसी के बारे में कैसे क्या हुआ था पूरा पढ़ाई से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ से हमारा आता है फार्मेसी एजुकेशन, तो कैसे क्या सिस्टम आया था, उसके बाद कौन सी सन में क्या हुआ। ये जरूरी कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। सारा तो आप नहीं कर पाओगे, बट ट्राई करो। देखो अभी टाइम है आपका कॉलेज में, आप थोड़ा बहुत लिख लिख के आप ये ट्राई करते रहो। और ऐप के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, तो ऐप जाओ, क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, देख सकते हो। बाकी लगभग हमारी 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। और अब तक कितने बच्चे भाई अभी तक देख रहे हो कंटिन्यूसली, आप आके देख रहे हो वो अलग है, कंटिन्यूसली कितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताओ। आपको स्पेशल थैंक्स हमारी मतलब दिल आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन डोजेस फॉर्म एंड क्लासिफाई देम। अब देखो, जब डोजेस फॉर्म के बारे में बात हो रही है, तो अब लगभग देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, अपना ये भी हो गया, ये भी हो गया, और लगभग यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे हो गए, और इसमें फार्माकोपिया वाला बचा है, बाकी लगभग सारे हमारे हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डोजेस फॉर्म के बारे में। अब डोजेस फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, तो सबसे पहले ही जब मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन बताई थी, तभी मैंने बताया था कि डोजेस फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, कि कोई भी जो हमारी दवाई या मेडिसिन है, वो जिस फॉर्म में मार्केट में आई है और जिस फॉर्म में पेशेंट को मिल रही है और पेशेंट उसका यूज़ कर रहा है, उसी को हम यहाँ पे डोजेस फॉर्म बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई दवाई टैबलेट है, यानी कि टैबलेट आप उसको खा रहे हो, तो वो हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और टैबलेट डोजेस फॉर्म है जिसका आप यूज़ कर रहे हो, और इसी को हम यहाँ पे डोजेस फॉर्म बोलते हैं। यानी कि सिंपल, अगर कोई पाउडर वगैरह भी है और उस पाउडर से अगर आप आगे कुछ नहीं बनाने वाले, वो पाउडर फाइनल है, यानी कि स्नब वगैरह होते हैं पाउडर, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पाउडर डोजेस फॉर्म बोलते हैं। यानी कि जो फाइनल है, यानी कि जो तैयार हो चुके हैं, उसी को हम यहाँ डोजेस फॉर्म बोलते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग, एक ड्रग की फिजिकल फॉर्म है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है। और मेडिसन, यानी कि ड्रग या फिर हमारी कंप्लीट मेडिसिन होती है, जो हमारी रेडी हो चुकी है यूज के लिए, यानी कि अब डायरेक्टली उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम्पल जैसे हमारा टैबलेट हो गया या फिर सिरप हो गया। टैबलेट हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा, ऐसा नहीं आपको टच, टैबलेट आप देखोगे ऐसी सूखी रखी सॉलिड है। अब भाई सिंपल सी बात है, आपको ये रबड़ दिख रही होगी, इरेजर है, अब मैं आपसे बोलूँ भाई क्या है, आपको ऐसा तो नहीं छूगा, आप सिंपल बोलोगे भाई ये थोड़ी सी सॉलिड है, थोड़ा अभी तो सॉलिड ही है भाई, ठोस वाली है ये। अगर थोड़ा सा रबड़ वैसी होगी तो थोड़ा रबड़ फॉर्म में चला गया, लिक्विड होती तो लिक्विड, पानी देख के क्या बोलोगे, लिक्विड है हमारा। और जो हमारा सिरप है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म है। अब डोजेस फॉर्म हमारे एक्चुअल में क्या होता है, जो मैंने बताया, एक हमारा मेन एपीआई होगा, यानी कि वो जो हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, जो हमारा असर दिखाता है हमारी बॉडी में जाके, यानी कि मेन ड्रग है। उसके बाद हम इसमें एक्सीपिएंट, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, इंग्रेडिएंट वगैरह, देन जाके हमारी दवाई बनती है। और यहीं पर जो हमारे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं और जो हमारी मेडिसिन होती है, उनमें क्या फ़र्क होता है। तो देखो, ड्रग्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, ड्रग हमारा एक मेन एपीआई होता है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो एक्टिव बंदा है जो हमारे बॉडी में असर दिखाएगा। यानी कि मान लो अगर हमारी बॉडी है तो उसमें पूरी मेडिसिन जाती है, ये पूरी मेडिसिन, लेकिन जो उसके अंदर हमारे ड्रग्स होता है ना, एपीआई, वो जाके हमारी बॉडी में असर दिखाएगा। यानी कि जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर होते हैं वहाँ जाके चिपकेगा, ब्लड में जाएगा, रिसेप्टर पे लगेगा, प्रोटीन बाइंड करेगा। ये सारा टर्म आपको आगे समझ आएगा बच्चों, अभी तो आपकी एंट्री है। तो ये सब कर करके हमारी बॉडी में असर दिखाता है, तो ये मेन एपीआई होता है। लेकिन जब हम एपीआई को देते हैं, एक तो ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, दूसरा भाई थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, और ये जा नहीं पाते, स्टेबल नहीं होते। इसलिए क्या होता है कई केस में कि हम यहाँ पे एक्सीपिएंट को ऐड करते हैं। अब एक्सीपिएंट में मान लो ये मेन दवाई थी, तो इसमें हमने कोई बाइंडर डाल दिया जो इसको चिपकाने का काम करेगा। आगे आपको सब पढ़ने को मिलेगा, आपने बाइंडर डाल दिया, आपने इस दवाई मान लो कड़वी बहुत है, आपने इसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया। ये क्या करेगा, दवाई के टेस्ट को बढ़ा देगा, थोड़ा सा मीठा भी कर देगा इस चीज़ को। मान लो अगर आपको सिरप बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे जिससे ये थोड़ा गीला होता है। तो जब ये सारा कुछ आप ऐड कर रहे हो ना, ऐड करने के बाद एक फाइनल हमारा डोजेस फॉर्म बन के आता है, उसी को हम यहाँ पे पूरी मेडिसिन बोलते हैं या डोजेस फॉर्म बोलते हैं। देन आप उसका यूज़ करते हो, आप सिंपल ड्रग्स नहीं ले रहे। वो सिंपल जो ड्रग्स लेते हैं वो तो हमारे ड्रग्स में ही आ जाता है, जैसे नारकोटिक ले रहे हैं, कोकेन, हेरोइन ले रहे हैं, वो कभी भी जिंदगी में आपको ट्राई नहीं करना बच्चों, बहुत ही गलत चीज़ है। आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है, और अगर कभी ज़रूरत भी पड़ती है, मतलब उसकी नहीं, एज अ दवाई पर्पज से ज़रूरत पड़ती है, तो जो डॉक्टर
प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको लेना, अपनी तरफ से बच्चों कभी भी नहीं लेना, जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। अब इन डोजेस फॉर्म में क्या होता है, एक्सिपिएंट सॉल्वेंट होता है, ये हमारा मतलब डिसाइड करता है फिजिकल। अब जैसे मैंने बोला ये पाउडर है, अगर आप इसमें लिक्विड डाल देते हो तो हमारा एक तरह से सिरप बन जाएगा। आपने क्या किया, दूसरे पाउडर डाल के इसको ठोस टैबलेट बना दिया तो सॉलिड बन गया। आपने इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाला, थोड़ा पाउडर डाला, सब तो मान लो सेमी सॉलिड बन गया। इस तरह आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होगा यहाँ पे। बाकी वही है, अगर सॉल्वेंट हमारा मान लो लिक्विड है तो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म बन जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारा हो गया डोजेस फॉर्म क्या है। इतना इंट्रो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप जब उस वाली सीट पे लिखोगे तो आपके एक पेज में इतना पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए इस तरह से आप बना सकते हो एग्जाम्पल में, ये हमारी हो गई टैबलेट और ये हमारी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह निशान लगा देता हूँ। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हमारे अगर बात करें ना क्लासिफिकेशन के बारे में तो लगभग 4 तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी है और इसको आप याद कर लेना, क्योंकि जिंदगी भर ये आपके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में काम आएगा। देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर का बंदा है ना, फार्मास्यूटिक्स है, ये आपके हमेशा हमेशा काम आने वाली है। तो आप याद रखना ये 4 तरीके की होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग में, तो ये सब होगी, देन आप एक एक करके सबको डिफाइन करना पड़ेगा एक बार में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा है डोजेस फॉर्म का कंप्लीट। अब ये बना हुआ है हमारे पास, तो इसको हम आपके पीडीएफ में ऐड कर देंगे। यहाँ पे फिजिकल वाला अभी हमें मिल नहीं रहा, कहाँ पे है ये, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो जैसे हमारे डोजेस फॉर्म है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे 3 तो हमारे मेन टाइप है, चौथा भी हमारा आ जाता है। तो जैसे पहला हमारा आता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, फिर आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म, फिर आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, फिर हमारा आता है गैसेज डोजेस फॉर्म। तो अगर आप भाई इसको याद कर लेते हो ना, क्योंकि इनके बारे में लिखना तो कुछ है ही नहीं, आपको इस चीज़ से डिफाइन कर सकते हो, मेन है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे 4 हो गए। अब एक एक करके अगर हम बात करें पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, तो देखो सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारा 2 टाइप में आता है। एक आता है यूनिट डोजेस फॉर्म, एक आता है बल्क डोजेस फॉर्म। अब यूनिट और बल्क का मतलब क्या होता है ये आगे आपको पता चलेगा। तो यूनिट में टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर, और बल्क वाला हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल 2 पार्ट में जाता है। इंटरनल में हमारे फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, एफरवेसेंट आते हैं। एक्सटर्नल में आपके डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डेंटिफाई, स्नब और ईयर पाउडर आते हैं। फिर हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म आता है। ये हमारे 2 टाइप का है, एक है बाईफेजिक, एक है मोनोफेजिक। बाईफेजिक जिसमें 2 फेज होते हैं, जैसे इमल्सन, सस्पेंशन। मोनोफेजिक हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल 2 टाइप में आते हैं। इंटरनल में आपका सिरप, एलेक्सर, लिंक टच ड्रॉप आते हैं। एक्सटर्नल में आपके लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, स्प्रे, नेजल ड्रॉप, आई लोशन, माउथ वॉशर, आई ड्रॉप आते हैं। फिर सेमी सॉलिड में बात की जाए, थोड़ा सा जो थिकी मतलब होगा, जैसे आपके पेस्ट वगैरह होते हैं जो आप सुबह सुबह ब्रश करते हो ना, दंत मंजन, डाबर रेड हो गया, कॉलगेट हो गया, तो ये सेमी सॉलिड में आपके आते हैं। और अगर दवाई में देखोगे तो आपके ट्यूब होते हैं ना जिनको आप लगाते हो, वो इसमें आते हैं। तो इंटरनल, एक्सटर्नल 2 टाइप के हैं। इंटरनल में पेसेसरीज, सपोजिटरीज। एक्सटर्नल में आपके ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल। और गैसेस में देखा जाए तो जो आपके एरोसोल या इनहेलेशन होते हैं, यानी कि जो स्प्रे वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो गैसेस फॉर्म में, जैसे सूंघने वाले डायरेक्टली होते हैं, किसी को बेहोश करना होता है तो सूंघाते हैं, उसको गैस मार देते हैं, तो वो गैसेज डोजेस फॉर्म हो गए। तो ये कंप्लीट उसकी क्लासिफिकेशन है। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब ये ना आपका डिपेंड करता है कि कितने नंबर में आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लो शॉर्ट में आया है तो आप इतना मतलब पूरा इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख के आ जाना, आपके लिए बहुत है, क्योंकि इतना भाई याद भी नहीं रहता बच्चों आप भाई। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक तो कंप्लीट चैप्टर है और पूरा 10 नंबर में ये आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं इनकी पूरे मतलब एक एक पार्ट को आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ये 10 नंबर में आता है, थोड़ा मतलब ट्रिकी है, लेंथी है, लेकिन आप अच्छे से कर लोगे। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो देखो सॉलिड डोजेस फॉर्म में सिंपली क्या होता है कि जो आपकी डोजेस फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और यानी कि एक तरह से सॉलिड फॉर्म में होगी। अब सॉलिड फॉर्म क्या होता है, तो उसको क्या ही मैं बोलूँ, ये आपको शार्पनर दिख रहा है तो ये एक सॉलिड है, ये पेंसिल आपको दिख रही है तो एक सॉलिड है, यानी कि वो ठोस होता है, वो ऐसे पिचकता नहीं है, दबता नहीं है। अब सॉलिड को कैसे डिफाइन करोगे, ये थोड़ा बहुत आपने कर दिया। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे टैबलेट, कैप्सूल होते हैं, तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म आपको बताया, एक यूनिट डोजेस फॉर्म था, एक बल्क डोजेस फॉर्म था। पहले हम बात करते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म के बारे में। तो यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या है कि वो सॉलिड है और उसको हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि यूनिट का सिंपल मतलब क्या है कि वो हमारा नंबर्स में होगा, एक तो नंबर्स में होगा, और वो हमारा काउंटेबल है, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हो कि भाई कितना लेना है। अब जैसे हमारी टैबलेट होती है, तो आप क्या बोलोगे, भाई 2 टैबलेट खा लो अभी, या 1 टैबलेट अभी, 1 टैबलेट बाद में। तो ये आपके काउंटेबल है और नंबर में है, तो इनको हम यहाँ पे बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। अब यूनिट डोजेस फॉर्म में हमारी टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर आते हैं, तो सबकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी।
अब ये सारी डेफिनेशन आप लोग बच्चों याद कर लेना। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 2 नंबर में आपके लिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये मान लो कि जो हमारा डोजेस फॉर्म है ना, ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये मान लो कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे इसी यूनिट में से 2-2 नंबर में भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके लिए आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको अच्छे से याद कर लो। तो टैबलेट के बारे में अगर बात करें तो दिस इज अ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये हमारे जो सॉलिड डोजेस, देखो किस तरह आपको डेफिनेशन लिखनी है ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर आपने ये याद कर लिया तो देखो, अगर मैं मान लो आपको टैबलेट लिखना है तो कैसे लिखोगे, टैबलेट इज अ यूनिट, पहले नंबर पे का यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर यूनिट के अंदर आता है, तो टैबलेट्स इज अ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। मान लो अगर इधर आता है फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर आर, क्योंकि ये बल्क में यानी कि ज़्यादा है, तो फाइन पाउडर्स आर बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर बल्क के अंदर आता है। तो इस तरह आपको जो पहली और दूसरी लाइन है वो यहीं मिल जाती है। मान लो यहाँ पे लिखना है तो इमल्सन का कैसे लिखोगे, इमल्सन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इधर मान लो लिखना है तो सिरप इज अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, लोशन आ रहा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, पैसेसरीज आ रहा इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऑइंटमेंट आ रहा एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इस तरह आप सबकी डेफिनेशन ना इसी क्लासिफिकेशन से बना सकते हो, स्टार्टिंग का पार्ट। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये आना चाहिए। जैसे टैबलेट का क्या है, टैबलेट इज अ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच इज प्रिपेयर्ड बाई, अब ये आगे की कहानी आपको खुद ही इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो टैबलेट को हम जो प्रिपेयर करते हैं वो माउडलिंग या कंप्रेशन से करते हैं, यानी कि टैबलेट जब बनते हैं तो टैबलेट के खांचे होते हैं इस तरह के, जैसे मान लो ये हमारे खांचे होते हैं, तो जब इसमें हम यहाँ पे पूरा पाउडर भर देते हैं और ऊपर से हम इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो हमारी इस तरह की टैबलेट गोलियां बन के तैयार हो जाती हैं, और बाद में इनमें कोटिंग कलर वगैरह हम कर देते हैं। तो ये हो गया कि टैबलेट हमारी एक यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो माउडलिंग या कंप्रेशन से प्रिपेयर की जाती है। अब ये हमारा एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमारे एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गए जो मैंने बताया था, मेन ड्रग हमारा एपीआई हो गया, उसके बाद हमारे इसमें कुछ एक्सिपिएंट होते हैं जो हमारे इसके साथ मिलकर हमारी टैबलेट वगैरह को बनाते हैं। तो ये पूरा हो गया, यानी कि डिफाइन करना होगा टैबलेट इज जस्ट यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म मेडिसिन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग कंप्रेशन। उसके बाद ये हमारा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट को मिला के बनाया जाता है और इसको कंप्रेशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि कंप्रेस करके इसको बनाते हैं। आगे जाकर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद इसका एग्जांपल पैरासीटामोल, डोलो 650 mg, ये आपके एग्जांपल हो गए। देन हम बात करते हैं कैप्सूल के बारे में। तो कैप्सूल भी वही है कि कैप्सूल हमारा यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, वही लिखा हुआ है कि कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिन विद एन इनक्लोज बाय स्मॉल सॉल्युबल जेलेटिन सेल। अब जो हमारा कैप्सूल होता है ना वो हमारा एक जेलेटिन सेल में बना होता है। अब अगर कभी आपने कैप्सूल देखा होगा तो इस तरह के हमारा थोड़ा कैप्सूल होता है, टैबलेट भी मैं बना देता हूँ भाई, बहुत ही ईजी होता है। ये आप बना दोगे ना भाई, पता है क्या होता है बच्चों इससे, कि अगर आप ये बना देते हो इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। तो देखो इस तरह का हमारा एक जेलेटिन का सेल होता है और ये ना हमारा इस तरह होता है। देखो ऊपर से हमारा ये कैप अलग होगा इसका और यहाँ पे इसकी बॉडी अलग होती है। अब क्या होता है, जो भी दवाई ड्रग्स होते हैं 2-3 टाइप के जो भी हैं इसके अंदर हम फिल कर देते हैं और बाद में इस कैप को बाद में इसके ऊपर लगा दिया जाता है और हमारा इस तरह का कैप्सूल बनके तैयार हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं कैप्सूल, और ये हमारे हार्ड और सॉफ्ट 2 तरह के हमारे होते हैं। हार्ड वाले होते हैं वो हमारे इस तरह के होते हैं और जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो हमारे इस तरह, मानी कि वो बीच से इस तरह से पैक होते हैं, यानी कि ये आधा और ये आधा और पूरा सील पैक होता है। इसको एक मशीन के द्वारा बनाया जाता है फैशन। ये आपको 5th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, यानी कि भाई आप फार्मेसी में घुस गए हो ना, धीरे धीरे आपको एक एक बारीकी सीखने को मिलेगी। अगर आप मजे से पढ़ोगे ना आपको बहुत, सच में बहुत मजा आएगा यार फार्मेसी में। आप ऐसा, अब भाई सिंपल देखो, आप लोग बुखार आता होगा, आप टैबलेट खाते हो पैरासीटामोल, अब सोचो कि आपको ये भी पता चल जाए कि वो टैबलेट बनी कैसे, और वो भी सोचो कि आपको लैब के अंदर बनाने का भी मौका मिलेगा। तो है ना, बड़ी मजेदार बात है। तो यही आपको कि भाई ये सब आगे जब आओगे ना प्रैक्टिकली तो बड़े मजे आने वाले हैं। अब इसके विटामिन ई के कैप्सूल हमारे सॉफ्ट वाले होते हैं, बी का सेल हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है और इनके अंदर ड्रग्स हमारे भरे होते हैं। जो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन उसमें मोस्टली लिक्विड होता है, आप चाहो इस तरह थोड़ा बढ़ा के भी लिख के आ सकते हो। अब हम बात करें अगर पाउडर्स के बारे में, तो ये भी हमारे क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और ये हमारे क्या होते हैं, ड्राई और फाइन पाउडर फॉर्म में होते हैं। अब बोलोगे सर पाउडर को तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये यूनिट डोजेस फॉर्म में क्यों आ रहे हैं, यानी कि इनको क्यों गिन पा रहे हैं? क्योंकि देखो जैसे हमारे कुछ पाउडर्स हो गए ना, जैसे हमारा इनो मान लो, तो इनो के अंदर क्या है, इतना एक पैक हो गया कि भाई आप उसको आप काउंट करोगे कि एक इनो आपने पी लिया, यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी हमारी बना दी है। तो इसलिए इनको हम यूनिट डोजेस फॉर्म में भी लाते हैं और इनको बल्क में भी लेके जाते हैं, क्योंकि बल्क में इस तरह से आप क्वांटिटी में दे रहे हो और यहाँ पे आप इस तरह दे रहे हो कि 1 पाउडर या 2 पाउडर, तो इसलिए हम इसको यूनिट में भी काउंट करते हैं। उसके बाद बात करें हम पिल्स के बारे में, तो ये हमारी बहुत ही छोटी और राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म है, यानी कि मान लो इस तरह की आपको छोटी छोटी पिल्स देखने को मिलेंगी। आपने सुना होगा पिल्स खा रहे हो, एक तरह से टैबलेट टाइप ही होती हैं। तो ये हमारी मतलब बहुत कम अमाउंट में ड्रग को कंटेन करती हैं, और जैसे बर्थ कंट्रोल पिल हो गई तो इन सबको डायरेक्टली खा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मतलब पिल्स, एक तरह से सॉलिड डोजेस फॉर्म की तरह आप डिफाइन कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं बल्क डोजेस फॉर्म के बारे में। तो देखो, बल्क डोजेस फॉर्म हमारे दो टाइप के थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे आते हैं फाइन पाउडर। फाइन पाउडर क्या होते हैं कि ये बहुत ही बारीक होते हैं। देखो, फाइन का मतलब होता है बारीक, तो दीज आर दी वल्क। देखो यहाँ पे वही है, वल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड इज मेड अप विद अ वेरी फाइन, यानी कि बहुत ही फाइन, बहुत ही पतले पार्टिकल ऑफ ड्रग मेडिसिन। और ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारे स्पॉन्ज वगैरह हो गए। अब ये सब धीरे धीरे आपको पता चलने लगे हैं। फिर हमारे आते हैं ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये हमारा सॉलिड फाइन पार्टिकल हो गए। ग्रेन्यूल्स क्या होता है कि इन जो फाइन पार्टिकल्स को, जो हमारे होते हैं ना पार्टिकल्स बने को, इनको छोटे छोटे मास में इस तरह डेवलप कर दिया जाता है, यानी कि छोटी छोटी गोलियां सी इस तरह की बन जाती हैं। इनको हम यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं। और जब हम टैबलेट वगैरह बनाते हैं तो पहले हम इस तरह की टैबलेट्स को बना लेते हैं, सॉरी इस तरह के ग्रेन्यूल्स को बना लेते हैं। देन आगे जाके ये हमारे टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंप्रेस हो गए। तो एग्जाम्पल हमारे इराइथ्रोमाइसिन है, वो इस तरह फॉर्म में हमको देखने को मिल जाते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। फिर हमारा आता है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। तो देखो वही है, सेम हमारा ये बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये पूरा समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गए, और इसकी वजह से क्या है कि इसमें लॉन्ग लास्टिंग सोरनेस आ जाता है। और इससे क्या होगा, एक तो फ्लेवर वगैरह थोड़ा सा मतलब बेटर करने में, यानी कि मान लो कोई ज़्यादा कड़वा है उसमें ये हेल्प कर रहा है। और ये थोड़ा सा डिले एक्शन अपना देता रहेगा, यानी कि अगर आप इसका यूज़ करते हो लंबे टाइम तक आपको मिलेगा। अब देखो, जो एफरवेसेंट है वो एक तरह से पाउडर फॉर्म में भी आता है। अब जैसे हमारा आप लोगों ने देखा होगा इनो वगैरह जैसे, तो उसमें जब डालते हैं ना तो वो पानी में मिलने के बाद क्या होता है, इस तरह की गैस थोड़ी सी छोड़ता है। तो वहाँ पे जो गैस होती है वो CO2 छोड़ता है। वो इसके बारे में कभी मैं डिटेल्स में आपको बात करूंगा, बताऊंगा इनो वगैरह कैसे काम करते हैं। और आप बोलो भाई कमेंट करके, अगर आपको ऐसी भी एक आध इंटरेस्टिंग अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे हम, मतलब हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो इसमें ये ग्रेनुल्स है, यानी कि इस तरह के पाउडर को छोटी छोटी गोलियों में इस तरह से बना दिया जाता है। और ये यानी क्या करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं, जैसे हमारा यूरिविन या फिर यूरा हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सटर्नल के बारे में। अब देखो, अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत छोड़ देता हूँ, यानी कि भाई आपके लिए अभी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप चाहो, अगर आप भाई टाइम है आपके पास, बिल्ले थोड़ी बहुत हो एक्स्ट्रा, तो आप चाहो तो इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, आप पढ़ते रहोगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। तो यहाँ पे हमारे आते हैं डस्टिंग पाउडर। तो ये भी हमारे बल्क डोजेस फॉर्म है, और ये हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए बने होते हैं। देखो नाम से, इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर इस्तेमाल होंगे, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर इस्तेमाल होंगे। तो ये हमारे बेसिकली जो स्किन है ना, स्किन हमारे उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और जो डस्टिंग पाउडर है काफ़ी फाइन स्टेट में होते हैं, और ये हमारे इरिटेशन को अवॉइड करते हैं, जैसे फिनिकोलोजोन हो गया या कैंडिड। यानी कि डस्टिंग पाउडर सिंपल मतलब कहीं पे कोई दांत का कोई वैसा हो जाता है, वहाँ पे पाउडर डाल देते हैं, तो वो पाउडर क्या करेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर और आपका एक्शन शो करता है। उसके बाद बात करें इंसफ्लेशन के बारे में, तो ये भी हमारा बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म है। और ये बेसिकली क्या होता है, बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब आप बोलोगे सर बॉडी के अंदर डाला जा रहा है तो एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर डाला जा रहा है तो बाहर के एरिया के लिए डाला जाता है। इंटरनल मतलब है कि बॉडी के अंदर आप एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसे हमारी कैविटी नोज है, तो अगर नोज के हम बाहर वाले एरिया में कुछ अगर लगा देते हैं नोज के, तो वो एक्सटर्नल में आएगा। थ्रोट पेंट हो गया। अब जैसे आप जब गार्गल्स करते हो ना, तो जो गार्गल्स आप गरारे करते हो, तो उनको आप क्या करते हो, गरारे करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हो ना, और उसके बाद थूक देते हो उसको, तो वो एक्सटर्नल यूज है ना। अगर इंटरनल होता आप उसको खा लेते। आपके ईयर हो गए, कान हो गए, तो भाई कानों पे अगर कुछ लगाते हो तो वो एक्सटर्नल हो गया। आपकी वेजाइना वगैरह हो गई, तो वो भी क्या है, एक एक्सटर्नल है। उसके लिए जो सपोजिटरी वगैरह इस्तेमाल की जाती है वो सब हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें तो कुछ हमारे अपैरेटस इनसफ्लेशन है, उनकी मदद से ये सारे किए जाते हैं। और इसमें बेसिकली एक ब्लोअर टाइप भी होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं, पाउडर को इसमें करते हैं। यानी कि इनसफ्लेशन एक तरह से हमारा एक अपैरेटस है, जो क्या करेगा, इन सबके कैविटी में मतलब क्या करेगा, पाउडर वगैरह जो ड्रग्स है उनको डालने में हेल्प करता है। अब कुछ हमारे ड्रग्स वगैरह या गैसेज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं डेंटिफ्राइसिस। अब देखो, जो हमारे डेंटिफ्राइसिस है वो भी हमारे एक बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म है। बल्क क्यों है, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये हमारा इस तरह से फैला हुआ होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये भी हमारा क्या होगा, जो दांतों की क्लीनिंग है ना, दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अब भाई आप जो दांतों में ब्रश करते हो, कुल्ला करते हो, पहले आता था सफ़ेद वाला पाउडर कॉलगेट का निकाल के आप करते थे, तो क्या आप उसको खा जाते हो, उसको बाहर ही तो फेंक देते हो ना, कुल्ला करके बाहर निकाल देते हो, तो वो हमारा एक्सटर्नल यूज़ के लिए था। इसको आप चाहो उंगली से या फिर ब्रश से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जो मेन इनका काम पता है क्या होता है, देखो इसके अंदर जो फ्लोराइड वगैरह होता है आपके दांतों को तो स्ट्रांग बनाता है, लेकिन आप अपने जो मसूड़े होते हैं ना, उन पे भी मालिश थोड़ा बहुत किया करो, क्योंकि वो भी आपके मजबूत हो जाते हैं। आप उस पर उंगली से किया करो, अगर ब्रश से करोगे तो आपको छिल जाएंगे। तो ब्रश आप दांतों के लिए यूज़ करते हो, कभी अगर टाइम मिला ऐसे उंगली लो और पूरे मसूड़े जो आपके गम्स है ना ऊपर नीचे, उधर भी थोड़ा बहुत मालिश करो, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो इसमें हमारे सैक्रिन सोडियम हो गया या टूथपेस्ट वगैरह हमारे एग्जाम्पल हो गए डेंटिफ्राइसिस में। फिर हमारे आते हैं स्नफ। तो ये हमारा फाइनली डिवाइडेड, यानी कि बहुत ही पतला वो होता है, एक तरह से डिवाइडेड सॉलिड डोज फॉर्म है। और इसको क्या है ना, इनहेल किया जाता है नोस्ट्रिल के अंदर, यानी कि नाकों के अंदर इस तरह से डाला जाता है। तो हमारा एज एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एक्शन के लिए, यानी कि अगर किसी के मतलब जो अस्थमा वगैरह में एकदम बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हमारे
कुछ जैसे तम्बाकू वगैरह हो गए, जिनको स्मोक वगैरह करते हैं ना, वो भी हमारे स्नफ के अंदर आ जाते हैं। तो एग्जांपल जैसे तम्बाकू वगैरह हो गया, आपको पता होगा, स्मोक करते हैं, ऐसे सूंघते हैं और लेते हैं आप गले में, ऐसे करके नोज से बाहर निकालते हैं, तो ये भी स्नफ में हमारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ईयर पॉडर्स के बारे में, तो ये हमारे वल्क डोज फॉर्म है, जो हमारे फाइन पार्टिकल होते हैं और ये हमारे कान की जो प्रॉब्लम है उसमें डाले जाते हैं, जो सफाई वगैरह करने उसके लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट का ईयर ड्रॉप हो गया। तो ये वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था हमारा, हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, मतलब जो भी थे हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म आते हैं या सोमिल, आपको यहाँ मैं एक वीडियो शो करूँगा और वो जाके आप चेकआउट कर लेना। तो उसके अंदर जो आपके बाकी के थे, जैसे आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया, मोनोफेथिक है, क्योंकि ये सारे ना आपके लिए जरूरी हैं, ये 2 नंबर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने सॉलिड वाले सारे कर दिए, बाकी आप लिक्विड वाले हो गए, सेमी सॉलिड वाले हो गए, तो इन सब के बारे में पढ़ लेना। और एग्जाम्पल देखो, इमल्सन सस्पेंशन, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। बाकी कभी अगर टाइम वगैरह लगता है तो लाइव क्लास के अंदर आपके ये सारे हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, तो आप ऐप क्रैश कोर्स वगैरह आप ज्वाइन कर लेना, एक बार सब हो जाए तो लाइव क्लास भी आपको देंगे। तो ये था हमारा पूरा डोजेस फॉर्म के बारे में, काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है ये वाला। सेमी सॉलिड वाला हमने कवर कर लिया, बाकी सभी की डेफिनेशन वगैरह आप वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा, उसमें जाकर आप चेकआउट कर लेना। जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। आप देखो, जो हमारे मार्क्स से आपको लगा होगा आता है, देखो 10 नंबर के अकॉर्डिंग 1 पेज, 2 पेज, और यहाँ पे देखा जाए 3 पेज, 4 पेज, ये आपके 4 पेज लगभग हो चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी भी आपको यहाँ पे इनके बारे में लिख के कुछ ना कुछ तो आना ही पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसलिए ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लिक्विड वाला पूछा है कि सॉलिड वाला। और अगर केवल आता है कि डिफाइंड डोजेस फॉर्म क्लासिफाइड हम, तो आप जो सबकी क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखाई थी, सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग, सेमी सॉलिड की अलग, इनको डिफाइन करो, इनकी क्लासिफिकेशन आप अलग अलग लिख के आ जाओगे, आपके लिए मोर देन इनफ ये हो जाएगा। तो जब मैं आपके इसकी पीडीएफ दूंगा ना, तो मैं उस पीडीएफ में आपको ये अरेंज भी मैं दे दूंगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप में क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगी। अब हम बात करें अपने अगर आखिरी क्वेश्चन के बारे में इस जॉब में, तो वो हमारा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस फार्माकोपिया। तो ये कई बार हमारा फार्माकोपिया के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपली देखो, फार्माकोपिया के एक्चुअल में फार्माकोपिया इज डिफाइंड एज इट इज अ बुक, यानी कि हमारी बुक होती है, बुक ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ऑफ ड्रग्स टू ड्रग्स एंड देयर कॉमन डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल आईपी या फिर बीबी। देखो, फार्माकोपिया एक्चुअल में क्या है, ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा। इसमें क्या है कि जैसे हमारी किताब है, अब जैसे हम लोग की भगवत गीता होती है जिसमें सारा कुछ लिखा है, कहते हैं ना भाई ऊपर वाले ने लिखा है, सारा कुछ हमारा सही है, उसी के अकॉर्डिंग सारी दुनिया चल रही है। उसी तरह जैसे हमारे इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा उसके अकॉर्डिंग सारे कुछ चल रही हैं, उसी तरह हमारी फार्मेसी की ये देवता है इंडियन फार्माकोपिया। और उसमें क्या है कि उसमें जो कुछ लिखा है ना, उसमें सारा कुछ स्टैंडर्ड लिखा है, यानी कि उसमें जो लिखा है वो हमारा सही है। कोई भी फार्मेसी की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो शायद उसमें ना हो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कोई दवाई कैसे बनानी है, कैसे बनी जाती है, उसको चेक करना है, यानी कि अगर कोई ड्रग्स बना है, उसको अगर आपको चेक करना है कि वो सही बना है या नहीं है, वो सारा कुछ आपको लगभग देखने को मिल जाता है। तो वही है यहाँ पे कि फार्मास्यूटिकल एड मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट, कैसे कुछ और क्या काम आ रहे हैं, क्या दवाइयाँ, ये सारा कुछ आपका जो उस बुक के अंदर होता है। और उसके बहुत सारे एडिशन भी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन भी आपको मिलते चले जाएंगे जो आगे चल रहे हैं। तो ये आप पूरा समझ गए होंगे कि हमारी बुक होती है जिसमें स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, और यही डेफिनेशन थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन आप लिख कर आओगे तो आपके लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड बुक ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, एक हमारे जो ड्रग्स है उनके स्टैंडर्ड एप्लीकेबल की किताब है, जिसमें उसके कॉमन डोजेस फॉर्म के बारे में लिखा है, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में लिखा है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, खुद की ओन गवर्नमेंट है, उसके अथॉरिटी के साथ लिखा गया, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करा के लिखा है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर लिखा गया है, इसलिए जो उसमें लिखा है वो हमारा सही होता है। एग्जांपल इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश वालों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक, यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक है जो कंटेन करती है हमारे फॉर्मूला को मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ में क्या होता है, कोई भी हमारी ड्रग है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसके बारे में फुल डिटेल, कैसे क्या बना, क्या क्या मिला, क्या यूज है, सारे कुछ उसमें लिखी है, और ये हमारी गवर्नमेंट के अंडर में बनी होती है, यानी कि सारा कुछ फिक्स होता है हमारा। अब इसके एग्जाम्पल या टाइप्स हम बोल सकते हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अब इसमें बाकी के हमारे जो बाकी देश है उसके आ जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई होती है, बाकी के जो देश है उनकी आ जाती है। तो मोस्टली हमारे इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। एक आध बार देखा गया कि ब्रिटिश भी आ जाता है, लेकिन हम मेन अपने आईपी को ही देख के चलेंगे। तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो इट इज एन ऑफिशियल टेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी हमारे बाकी सब बनाए जाते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट किए जाते हैं, जो भी सब कंडक्ट किया जाएगा। अब आईपी के अंदर बेसिकली क्या होगा, इट डिफाइन द आइडेंटिटी,
प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। जो हमारा ड्रग होगा उसकी पहचान, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी ताकत क्या है, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद ये हमारी जो बुक है ना, गॉट अप्रूवल अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, जब आप 5th सेमेस्टर में आओगे आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मिलेगा। उसकी स्टार्टिंग की 2 यूनिट हमारे इसी वाले पूरे के पूरे शेड्यूल के ऊपर है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये वाला। और उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो सेकंड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को अप्रूवल मिला हुआ है कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सही है और जो भी हमारी ड्रग्स को अगर लॉन्च होना है तो उसको इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इट इज पब्लिश्ड बाय, ये हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और कैसे उसके अंदर की गई है ये भी पता चल गया। और ये हमारे ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ को बचा पूरा करके रखती है। और ये पूरी एक ऑफिशियल बुक है इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये सारा का जो आपका हो गया क्लियर। उसके बाद जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया उसके एडिशन आपको यहाँ देखने पड़ेंगे। अब देखो, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है ना, जो बुक हमारी मतलब आई थी, लॉन्च की गई थी, वो कब कब आई हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस की गई, ये सारी बातें आपको यहाँ थोड़ा लिख के आना पड़ेगा। तो जो पहला हमारा एडिशन आया था, एडिशन मतलब उसको बाद में रिवाइज करके नया लेके आते हैं। तो पहला एडिशन हमारा आया था 1955 में, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया पहली बुक हमारी 1955 में आई थी। अब उसका जो अडेंडम है हमारा, अडेंडम का सिंपल था, मतलब आप ये समझो कि जैसे उसमें अगर कुछ क्रॉस चेक, कुछ कम, मतलब उसको जब चेक किया गया अगर मान लो उसमें कुछ कमी है तो उसको क्रॉस चेक करके उसको ठीक करके एक नया मतलब दूसरा ही उसका वर्जन निकाला जाता है। तो उसको हम यहाँ बोलते हैं अडेंडम एक तरह से। तो वही मान लो अगर किसी में कोई कमी रह गई और किसी ड्रग के बारे में कोई कमी रह गई, उसमें अगर कुछ ऐड किया जाता है तो उसको हम यहाँ अडेंडम एक तरह से बोल देंगे। तो वो 1960 में आया था। अगर इसमें जो पहला आया था उसमें कुछ ऐड करके 1960 में ऐड किया गया। उसके बाद इसमें जो मोनोग्राफ थे जिसमें मतलब ड्रग्स की सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो 986 हमारे इसमें थे और 2 वॉल्यूम में इसको निकाल गया, यानी कि 2 किताब इस तरह की आपको मिलेंगी, वॉल्यूम 1 है वॉल्यूम 2। फिर जो हमारा सेकंड एडिशन आया था वो आया था 1966 में आया था। और इसके जो अडेंडम आया था वो आया था 1975 में आया था। देखो पहले बहुत ही स्लो और बहुत ही वैसे काम चल रहा था। और इसमें जो मोनोग्राफ थे हमारे वो थे 890 और 3 वॉल्यूम यानी कि 3 किताबों के फॉर्म में ये बनाई गई थी। फिर हमारा इसका थर्ड एडिशन आया था 1985 में। और 85 के बाद उसके अडेंडम थे वो हमारे किए गए थे 1989 में और 1991 में किए गए थे। और इसमें हमारे 261 मोनोग्राफ थे और इसमें 2 वॉल्यूम हमारे बनाए गए थे, 2 वॉल्यूम के फॉर्म में। उसके बाद हमारा फोर्थ एडिशन आया और फोर्थ एडिशन हमारा आया था 1996 में। शायद एक वीडियो में ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, आप क्रॉस चेक करके सही कर लेना। उसके बाद जो अडेंडम है वो हमारा इसमें आए थे 2000 में, फिर इसमें एक और आया था 2002 में, फिर एक और आया था 2005 में। अब इसके अंदर जो हमारे मोनोग्राफ थे वो थे 1149 यानी कि 1149 मोनोग्राफ थे और ये 3 वॉल्यूम में हमारी आई गई थी। इसके बाद हम बात करें अपने 5th एडिशन के बारे में, तो ये हमारा 2007 में आया था, यानी कि अभी आपके कुछ टाइम पहले। और 2008 में इसका एक अडेंडम हमारा आया था और इसमें लगभग 271 मोनोग्राफ थे और 3 वॉल्यूम हमारे इसमें आए थे, ठीक है, 3 वॉल्यूम इसके। उसके बाद हमारा 6th एडिशन आया था 2010 में और इसमें 2012 में इसका पहला अडेंडम आया था। उसके बाद 52 इसमें मोनोग्राफ थे और 3 इसकी वॉल्यूम है, यानी कि 3 आपको मिल जाएंगी। फिर जो 7th एडिशन है वो हमारा आया था 2014 में, यानी कि 2014 में। और इसके अडेंडम हमारे 2 आए थे, एक 2015 में, एक 2016 में। उसके बाद 577 इसमें मोनोग्राफ थे और 4 वॉल्यूम में थे ये। फिर हमारा 8th एडिशन आया था 2018 में, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले। और इसमें एक अडेंडम 2019 में आया था और एक 2021 में आया था और 220 मोनोग्राफ थे और 4 इसके वॉल्यूम आए थे। और उसके बाद एक लेटेस्ट अभी 9th एडिशन हमारा 2022 में आया है, जिसका अडेंडम अभी तक नहीं आया है। और 2022 में एक नया ये हमारा आया हुआ है 9th एडिशन। तो अगर आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन ही याद हो जाता है कि कब आया था 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22, तब भी आपके लिए मोर देन इनफ है। यानी कि इतना कुछ आप लेके आओगे 5 नंबर में, मतलब 10 में नहीं आता फार्माकोपिया का, इतने में ही आता है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अब हम बात करते हैं सेकंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तो ये हमारा एक नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की। और इनका जो पहला एडिशन है वो हमारा 1864 में आया था और लॉन्च हुआ था। सेकंड हमारा 1867 में, थर्ड 1885 में, फोर्थ 1898 में, फिफ्थ 1914 में, 1932 में, सिक्स 7th 1948 में, 8th 1953 में, 9th 1958 में, यानी कि इनके तो बहुत सारे आए हैं। 10th हमारा 1963 में, 11th 1968 में, 12th 1973 में, 13 1980 में, 14 हमारा 1988 में आया था। तो इस तरह हमारे इनके ब्रिटिश फार्माकोपिया के काफ़ी ज़्यादा एडिशन, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना है, अपना तो 1955 से शुरू हुआ था। लेकिन इधर देखो यहाँ तक हमारे सिर्फ 9 आए हैं, इनका 18 वाले से शुरू हुआ था, 19 तक ही हमारे 14 आ चुके हैं। तो मेन आपको इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पता होना चाहिए और ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। शॉर्ट में ही हमारा आता है। तो आई होप आपको अब सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट था तो आप कमेंट करके भाई हमसे पूछ सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमने सारा ही पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। जो इंपॉर्टेंट वाला था उसको अच्छे से कवर किया, जैसे हमारा प्रिस्क्रिप्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पोजोलॉजी इंपॉर्टेंट था, इन दोनों को हमने अच्छे से कवर किया। डोजेस फॉर्म का हमारा इंपॉर्टेंट था, हमने कवर कर लिया। और इसके सॉलिड डोजेस फॉर्म को हमने डिटेल्स में कवर किया। अब इसकी जो डेफिनेशन क्लासिफिकेशन थी हमने कवर कर ली। बाकी जो मैं आपको एक वीडियो में शो कर दूंगा
मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना डोजेस फॉर्म के ऊपर। और उसके बाद जो इसका मतलब किस तरह आपको क्वेश्चन लिखना है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ हमारे केयरवेल फार्मा ऐप पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो इसकी हिस्ट्री बैठ है, इसमें आपका मतलब प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कैसे क्या है वो पता चल गया, फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद फार्मेसी एज अ कैरियर आपको समझ आ गया, और फार्माकोपिया में आपको आईपी के बारे में मेनली और बीपी के बारे में मेनली समझ आ गया होगा। तो आई होप आपको अब सारा कुछ क्लियर है जो आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको लेक्चर बाय लॉन्ग देखना हो वो भी हमारा कवर है, आप देख सकते हो। उसकी फ्री पीडीएफ आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पे मिल जाएंगी, और जो इसकी पीडीएफ है नहीं वो आपको ऐप पर मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने यूनिट सेकंड के बारे में। तो फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जो डेफिनेशन आपसे पूछिए फार्मास्यूटिक यंग फॉर्मूले, ये सारा कमेंट करके बताओ, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।